रहीम पाकिस्तान टैक्स अकेडमी के 37 सेशन में हम हाज़िर खिदमत हैं। सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करेंगे। उमर ज़रार साहब से मेरी गुजारिश है कि वहाँ तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अला इब्राहीम। पाकिस्तान टैक्स अकेडमी के अंदर हम पहले इनकम टैक्स रिटर्न, बजट की फ़िनांस बिल, फ़िनांस एक्ट, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल बात कर चुके हैं। अभी हम इसका जो प्रोग्रामात है उसका आगाज़ इस तरह कर रहे हैं कि अभी हम इंशाल्लाह सेक्टर वाइज हम अपने जो है वो लेक्चर्स करेंगे, जिसमें आज का हमारा पहला जो लेक्चर है, जो पहला मौजू है वो फार्मास्यूटिकल है। फार्मास्यूटिकल के हवाले से सेल्स टैक्स के अंदर भी तब्दीलियाँ आई हैं। 15 जनवरी से कबल ये एग्जाम था, बाद में ये ज़ीरो रेट हुआ 5th शेड्यूल में, बाद में अब ये 8th शेड्यूल में 1% फ़ाइनल हुआ। उसकी रिटर्न कैसे फ़ाइल होनी है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर ने सेल टैक्स चार्ज करना है कि नहीं करना है तो क्या कंसिक्वेंसेस हैं, प्लस इसके 236 जी और एच के अंदर भी कि इनकी जो अपनी विद होल्डिंग्स हैं उसको हम देखें कि उसका इन पे क्या इम्पेक्ट है, वहाँ पे एंड कंज्यूमर कौन है, हॉस्पिटल्स को सप्लाई के हवाले से क्या बात है। और अगर सर देखेंगे मज़ीद तो सेक्शन 21 के हवाले से भी कि जो वो रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अगर उनको हम देते हैं तो वहाँ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हम सेक्टर वाइज अपनी जो लेक्चर्स हैं उनका आगाज़ करेंगे। आज का पहला लेक्चर सेक्टर के एतबार से हम फार्मास्यूटिकल का करने जा रहे हैं और इसको फर्दर मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए एक्सटेंड करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं सर मंशा सुखेरा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और फार्मास्यूटिकल के हवाले से इनकम टैक्स और सेल टैक्स के अंदर जो टैक्स लाज हैं हमारी उन पर रहनुमाई करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा है फार्मास्यूटिकल का सेक्टर वाइज, तो उससे पहले जाने से पहले हम, क्योंकि सेल टैक्स मेन हमारा टॉपिक है और जो इनकम टैक्स वाला है फिर सब्सिक्वेंट आप देखेंगे। पहले सेल टैक्स में एग्जम्पशंस हैं, ज़ीरो रेटेड हैं या नॉर्मल टैक्सेशन है या रिड्यूस रेट है, उसमें इंपोर्ट पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद रॉ मटेरियल जो उसके हैं उस पर क्या है, और उसका APIs हैं उस पर क्या है। तो इस सारे स्कोप को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन 3 है, तो यहाँ से सारे जितने भी टैक्सेस सेक्टर वाइज या अदरवाइज वो यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। तो यहाँ अगर हम सेक्शन 3 का 1 देखें तो इसमें 2 मोड ऑफ लेवीज़ हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले हम एंट्री नंबर 49 देखते हैं, फिर 52 देखते हैं, फिर इसको हम देखेंगे कि यहाँ फिर कौन से वाले जो हैं उन 2 मोड ऑफ लेवीज़ में फॉल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन लेजिस्लेटिव एंट्री 49। नहीं, लेजिस्लेटिव एंट्री 4th शेड्यूल, 4th शेड्यूल, ये लेजिस्लेटिव लिस्ट, ये 49, ये जो सेल टैक्स लॉ है
इसकी जो एंट्री है, जिसके तहत जो फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन है, जिसके तहत पार्लियामेंट जो है वो पावर एक्सरसाइज करती है सेल टैक्स लॉ बनाने की, तो वो उसके लिए जो फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन है विद रिगार्ड टू सेल टैक्स वो 49 एंट्री है। इसमें लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड, कंज्यूम्ड एक्सेप्ट सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, क्योंकि सेल टैक्स ऑन सर्विस 18 अमेंडमेंट के बाद यहाँ से ख़त्म कर दिया है, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है। तो इस लेजिस्लेटिव एंट्री के तहत पार्लियामेंट को पावर है कि वो अंडर आर्टिकल 141, 142, 3 को जो ऑलरेडी हमने किए हुए और रीड विद आर्टिकल 77, तो इसकी लेजिस्लेशन वो कर सकती है। तो इस पावर को या इस फील्ड को या इस एंट्री की पावर को रीड विद दैट पावर एक्सरसाइज करते हुए लेजिस्लेटर ने ये सेल टैक्स एक्ट 1990 जो है वो बनाया। तो इसमें स्पेसिफिकली गुड्स का वर्ड है, ये गुड्स के अलावा टैक्सेशन नहीं हो सकती। तो प्राइमरी चीज़ जो है गुड्स है, गुड्स के इर्द गिर्द घूमेगा, इसमें सर्विसेज नहीं है। तो जो सेल टैक्स एक्ट हमारा होगा, इसका जो सब्जेक्ट मैटर होगा, चार्जिंग के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वैसे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। पहले पर्सन, कौन लोग होंगे पे इनके टैक्स लगा, दूसरा होता है सब्जेक्ट मैटर। तो इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है, गुड्स, गुड्स के अलावा इमूल प्रॉपर्टी या वो नहीं हो सकती, इसी तरह आपकी सर्विसेज नहीं हो सकती। तो गुड्स के अलावा जो भी चीज़ होगी वो इसमें फॉल नहीं करेगी। जो गुड्स की डेफिनेशन फॉल करेगी उस पर टैक्सेशन की उसकी पावर्स होगी। तो उसकी इम्पोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, प्रोड्यूस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कंज्यूम हो, तो सर्विसेज जो है वो उसमें से एक्सक्लूड कर दी, वो प्रिफरेंशियल सब्जेक्ट बन गया। तो ये इसकी लेजिस्लेशन इस एंट्री के तहत इस फील्ड का, ये फील्ड स्पेसिफाई है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इस पर टैक्सेशन है। और साथ ही साथ 52 एंट्री है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने कहा था मोड ऑफ लेवीज, तो मोड ऑफ लेवी या मोड ऑफ चार्ज 2 हैं। एक इसको हम कहते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड मोड। इसको नॉर्मल स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो पहले क्या है, सेल टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, प्रोड्यूस, कंज्यूम एक्सेप्ट सेल एंड सर्विस। तो सेल पे टैक्स होगा तो परचेज पे भी होगा, परचेज और सेल का आपस में एडजस्टमेंट होगी, सिंपली सेल पे टैक्स नहीं है। तो उसका इनपुट आउटपुट लेटर ऑन हम प्रिंसिपल देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन कैसे फिर इसको सेल एंड परचेज कंज्यूमर, उसके साथ सेल पहले बाकी चीज़ें बाद में, दोनों इंटरलिंक्ड है। इसी एंट्री में अगर आप देखें तो इस तरह ये हमारा सेल टैक्स ला चलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंट्री नंबर 52, जिस वो नॉर्मल स्टैंडर्ड मोड ऑफ लेवी है। 52 जो है कैपेसिटी मोड है। दोनों में से कोई एक मोड अडॉप्ट कर सकता है लेजिस्लेटर, या वो लगाए वो नॉर्मल है। जैसे इनकम टैक्स वाली एंट्री है 47 वाली, टैक्सेस ऑन इनकम, या इनकम पे लगाए तो ये 52 सारों में ही है, या वो लगाए या ये लगाए। तो 52 हम पढ़ लेते हैं। टैक्सेस एंड ड्यूटी ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी प्लांट, मशीनरी, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, इंस्टॉलेशन इन ल्यू ऑफ, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये अलाई कॉटन में इसको इंटरप्रेट किया, इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ, उसकी बजाय ये, मतलब वो लगाना है या ये लगाना है, दोनों में से एक लगना है। कैपेसिटी बेस्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्लांट है, मशीनरी है, एस्टेब्लिशमेंट, इन ल्यू ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी स्पेसिफाइड इन 44 ऊपर एंट्री है, कस्टम वाली है, उसके 47 इनकम टैक्स वाली है, 48 दूसरी है, तो 49 ये हमारी है। और इन ल्यू ऑफ एनी और मोर ऑफ देम, या सारों को छोड़ के एक लगाई जा सकती है, एनी ऑफ देम या ऑल अबव देम, सारों की बजाय, ये कैपेसिटी टैक्सेशन जो है। तो अब अल्टीमेटली हमारे कितने मोड हो गए, एक स्टैंडर्ड मोड जो उन एंट्री में है, एक इन ल्यू ऑफ दैट कैपेसिटी मोड। तो इसी सिचुएशन को हम अपने राह में देखेंगे तो वहाँ कुछ चीज़ें जिसको हम कहते हैं फाइनल टैक्स रजीम है या फिक्स टैक्स रजीम है, वो एक कैपेसिटी मोड है। जब फाइनल टैक्स लगता है फिर नॉर्मल स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड हमारा 17% है, इनपुट है, आउटपुट है, एडजस्टमेंट है, रिटेल टैक्स है। उसमें सेक्शन 3 में हम देखेंगे कौन से नॉर्मल मोड वाले हैं और कौन से कैपेसिटी मोड वाले हैं। तो ओवरऑल हम कैपेसिटी को फाइनल डिस्चार्ज कह सकते हैं, इसके साथ ही हम फाइनल टैक्स कर सकते हैं, या और कोई मोड होगा तो उसको देखेंगे इसमें से कौन सा नॉर्मल में फॉल करता है और कौन से कैपेसिटी में फॉल करते हैं। तो यहाँ से वो ड्राइव कहाँ से होती हैं पावर, कैपेसिटी वाली या नॉर्मल वाली लिया, वो यहाँ से ड्राइव होती हैं। तो यहाँ अभी एक इसका केस ला भी पुराना 96 में है, इसी एंट्री को इंटरप्रेट किया हुआ है, वो बताएं बेटा। 7 बॉटलर का केस है 1996 में, लेटर ऑन अलाई कॉटन में भी 1997 PTD 155 ने, ये 1996 700, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान CBR
वर्सेस 7 अप बॉटलिंग कंपनी। तो इसमें कैपेसिटी नीचे है, जजमेंट खोलो, नीचे नीचे नीचे, एक मिनट, यहाँ इसको हम देख लेते हैं, ये उसी की इंटरप्रिटेशन है। द अथॉरिटी टू लेवी एक्साइज ड्यूटी, ये हर ला, जैसे एक्साइज ड्यूटी इसी तरह सेल टैक्स है, इसी तरह इनकम टैक्स है, सब में द अथॉरिटी टू लेवी excise duty by the federal government hereinafter called as the government on the goods is derived under entry number 44, यहाँ हमारा 49 है, of the federal legislature of the 4th June hereinafter called as a list to the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, here offer refer to Constitution only. The government is further authorized to levy taxes and duty under entry number 52 of the list on the basis of production capacity of any plant, machinery, undertaking, establishment, installation in lieu of taxes and duty levied under section 44, 47, 49, हमारा 49 है of the list. The two different mode of levy of excise duty by the government under the Constitution are therefore mutually exclusive. दोनों में से अलग है, दोनों इंक्लूसिव नहीं है, दोनों एक्सक्लूसिव हैं, दोनों में से एक होगा, mutually exclusive. The government may accordingly elect to impose excise duty on any one of the two modes mentioned above. दोनों में से एक उसने अडॉप्ट करना है. As a necessary corollary, therefore it follows that where government decide to recover excise duty on the basis of production capacity of plant machinery, it could not demand the excise duty on the basis of actual production of goods. Section 1334 of the Act enact these two alternative प्रिंसिपल ऑफ लेवी डेटी ऑन द गुड्स इंटर नंबर 44 एंड हमारा 49 होगा. अभी देखते हैं. अब द रैशनल बिहाइंड दीज टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मोड ऑफ लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन द गुड्स इज क्वाइट ऑब्वियस. व्हेन एक्साइज ड्यूटी इज रिकवर ऑन द बेसिस एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट मशीनरी हैज नो रेलेवेंसी एट ऑल. सिमिलरली व्हेन एक्साइज ड्यूटी इज sought to be imposed on the basis of production capacity of plant machinery, the actual production of goods become irrelevant. ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन है. तो अब हम अपने लॉ को देखते हैं, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह ही आए जी. सेक्शन 3 सेक्शन 3 को हम देखते हैं. सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट देयर शैल बी चार्ज लेविड एंड पेड ए टैक्स नोन एज ए सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 17% ऑफ द वैल्यू ऑफ. तो अब इसमें से 3 वर्ड यूज हुए हैं. अगर आप देखेंगे, एक तो चार्ज है, एक लेवी और एक पेड है. दोनों की अपना एक डोमेन है, कनोटेशन है. चार्ज मीन वही चार्जिंग है जिसको हम कहते हैं, जिसमें व्हाट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सब्जेक्ट में एट व्हाट टाइम, वो इसमें फॉल करते हैं. तो वो पहला है. दूसरा लेवी असेसमेंट है, जो बाद में आप चार्जेबिलिटी के बाद फिर असेसमेंट, ये क्वांटिफिकेशन है कि वैल्यू क्या होगी, उस पर रेट का ला के अमाउंट क्या होगी. और उसके बाद पेमेंट रिकवरी का जो है, जिसको हम कलेक्शन कहते हैं. तो तीनों कंपोनेंट जो है, पहला कंपोनेंट जो है उसको हम चार्जिंग सेक्शन कहते हैं, और दूसरे दोनों को हम मशीनरी सेक्शन कहते हैं. असेसमेंट और रिकवरी या कलेक्शन मशीनरी का पार्ट है दोनों ना. तो पहला चार्जेबिलिटी, यहाँ तीनों चीज़ों का उनके तीनों की चार्जेबिलिटी और असेसमेंट और रिकवरी जो है सब्जेक्ट टू प्रोविजन, जितने सारे आगे प्रोविजंस हैं उनके मुताबिक होगी. ऐसे समझें कि ये वाला सेक्शन ये कह रहा है कि जो चार्जिंग होगी या जो असेसमेंट होगी या कलेक्शंस होगी, वो सारे ला के जो प्रोविजन है उसके मुताबिक कलेक्टिवली सब्जेक्ट टू ये लेवी है कि उसके मुताबिक चलेगी एट द रेट ऑफ 17% ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड. तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है. तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 46. तो उसमें फिर आगे गुड्स भी शामिल हैं, वो टैक्सेबल सप्लाई भी शामिल है, टाइम ऑफ सप्लाई भी शामिल है, वो सारी चीज़ें शामिल है जितनी उसकी एंट्री है. मेड बाई द रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी कैरिड ऑन बाई हिम एंड दूसरा and goods imported into Pakistan irrespective of their final destination territory of Pakistan. तो ये नॉर्मल मोड ऑफ चार्जेबिलिटी है जिसको हमने कहा, जो 49 के तहत है. उसके बाद ये आपका फर्दर टैक्स है, इसको हम बाद में देखते हैं. आगे नीचे आए जो ये कैपेसिटी है वो 52 वाला. ऑन द गुड स्पेसिफाइड 10th शेड्यूल इन ल्यू ऑफ लेविंग कलेक्टिंग. देखिए वही वर्ड जो वर्ड यूज 52 में हुआ है वही यहाँ उन्होंने अप्लाई किया. वो नॉर्मल मोड है, अब ये वाला कैपेसिटी मोड वाला है.
तो इन ल्यू ऑफ लेविंग एंड कलेक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन आपका टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड इन द मोड एंड मैनर स्पेसिफाई हियरिन ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट मशीनरी अंडरटेकिंग एस्टैब्लिशमेंट और इंस्टॉलेशन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और ऑन ए फिक्स बेसिस फ्रॉम एनी पर्सन हु इज इन पोजीशन टू कलेक्ट सच टैक्स ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पावर दे दी क्या कैपेसिटी बेस पे, और 10th शेड्यूल में वो ब्रिक्स वाला जो है वो 10th शेड्यूल है जिसपे फिक्स रेट पे उसके मुताबिक लगा हुआ है। तो 52 का इन ल्यू ऑफ नॉर्मल मोड उसकी बजाय फिर इन चीज़ों पे अब उस पर वो वाला जो 17% टैक्स लाई है वो नहीं लगेगा, ये कैपेसिटी वाला उस पर चलेगा। क्लियर जी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है सबसेक्शन 2 है। तो सबसेक्शन को 2 को देखें तो इन दो की आगे क्लासिफिकेशन चलेंगी। कुछ चीज़ें नॉर्मल में आएंगी, कुछ चीज़ें नॉर्मल को मॉडिफाई करके वो नॉर्मल का ही पार्ट रहेंगी, और कुछ चीज़ें बिल्कुल कैपेसिटी वाला मोड लेंगी, फिक्स वाले में होंगी। तो अब इसमें अगर सबसेक्शन 2 को देखें, डू नॉट विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 टैक्सेबल सप्लाई and import of goods specified and third schedule shall be charged tax at the rate of 17% of the retail price in case of supply। तो अब इसमें ये नॉर्मल मोड है, वहाँ टैक्सेबल सप्लाई वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई थी, यहाँ रिटेल प्राइस है। कुछ चीज़ें जो थर्ड शेड्यूल में उसमें टैक्सेबल सप्लाई वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की वजह से इंस्टेड ऑफ दैट क्या हुआ, नॉर्मल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको रिटेल प्राइस पे टैक्सेशन चार्ज कर दी जो एंड की कंज्यूमर प्राइस होती है, और टैक्स वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इंडिविजुअल पे चलती है हर एक के। ठीक है। तो इसमें थर्ड शेड्यूल वाले वो आइटम इसमें दे दिए। तो ये नॉर्मल का ही मोड है, लेकिन इसकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की बजाय रिटेल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कर दी गई, और थर्ड शेड्यूल में स्पेसिफिक आइटम वो नॉर्मल मोड में से ये आइटम निकाल के अलग कर दिए गए करके, तो इनके लिए सेपरेट रिटेल बेस कर दिया गया और थर्ड शेड्यूल में लगा दिया गया। उसके बाद इसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है इसी। अब उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ए हो गया कि इसमें सारा पैकेट में जो आम प्रोडक्ट पे एम्बोज होती है, प्रिंटेड होती है, प्राइस रिटेल प्राइस सब कुछ होता है, उसको हम डिस्कस नहीं किया। हमारा इसका डबल ए है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जिसमें हम फॉल करते हैं, ये भी नॉर्मल मोड का ही पार्ट है, लेकिन नॉर्मल मोड के साथ रिड्यूस रेट है, और फाइनल इसमें मिक्सचर है। अब नॉर्मल मोड भी है और फाइनल कैपेसिटी वाला भी है। कुछ चीज़ें थर्ड शेड्यूल में कैपेसिटी बेस हैं, कुछ समझ लेंगे नॉर्मल मोड में। तो इसमें गुड्स स्पेसिफाई इन 8th शेड्यूल शैल बी चार्ज टू टैक्स at the rate and subject to such condition and limitation as specified therein। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें अगर नॉट विद स्टैंडिंग देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि ऊपर जो कुछ मेंशन है 1 में वो इस पर अप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ वैल्यू का भी कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ तो गुड्स हैं स्पेसिफाई, और ये भी नहीं पता वो रेट क्वांटिटेटिव बेस है या अमाउंट है। तो ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए कि वैल्यू ऑफ गुड्स या कोई गुड्स स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल। तो गुड्स जो उसमें स्पेसिफाइड हैं उस पे शैल बी चार्ज टू टैक्स एट सच रेट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज स्पेसिफाइड देयर। तो हमारे वाली एंट्री जो है वो उसको हम फिर देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कि यहाँ गुड्स की है, गुड्स बेस पे भी टैक्सेशन हो सकती है। वहाँ पहले वाले में वैल्यू ऑफ सप्लाई थी, उस पर दूसरे वाले में रिटेल वाली थी कि रिटेल वैल्यू पे टैक्स लगेगा। यहाँ ना वैल्यू, यहाँ गुड्स स्पेसिफाई कर दी कि ये क्लास ऑफ गुड्स हैं जो उसमें मेंशन है, वहाँ रेट हैं, चैप्टर हैं, उन गुड्स पे ये रेट है। सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ लिखा होगा सब्जेक्ट टू कंडीशंस लिमिटेशन जो वहाँ होगी उसके मुताबिक होगी, लेकिन वहाँ गुड्स स्पेसिफाई कर दी कि इन गुड्स पे इंस्टेड ऑफ वो जो 17 है या रिटेल प्राइस है या दूसरी हैं उनके बजाय ये टैक्सेशन होगी। तो हमारे वाला फार्मास्यूटिकल वाला जो है इसमें फॉल करेगा। उसके बाद आगे है भी फेडरल गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन रिस्ट्रिक्ट इंपोज नोटिफिकेशन डिक्लेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्सेबल गुड्स द टैक्स शैल बी चार्ज कलेक्टेड सच मैनर एंड सच लोअर हायर रोड एज मे बी स्पेसिफाइड। ये अलहदा भी रेट रिड्यूस करने की पावर भी फेडरल गवर्नमेंट को दे दी, कम ज़्यादा की जा सकती हैं। क्लियर। उसके बाद लायबिलिटी टू पे टैक्स, ये सप्लाई ऑफ गुड्स जो सप्लाई करेगा उस पर होगी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट गुड्स इंपोर्ट वाला जो पर्सन इंपोर्ट करेगा उस पर होगी। इसके साथ पावर भी दे दी कि
इंस्टेड ऑफ इसके फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है विद अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज कि ये लाइबिलिटी टू पे टैक्स शिफ्ट भी हो सकती है, बजाय सप्लायर के या इंपोर्टर के किसी और पे भी डाली जा सकती है। तो यहाँ जहाँ कहीं हो, जैसे विद होल्डिंग है, वहाँ विद होल्डिंग आपने नहीं करना, उसने विद होल्ड कर लेना है, तो वो परचेजर पे वहाँ वो स्पेसिफाई है। इसी तरह नॉट ये वाली, अब हम अगले 3B देख लेते हैं कि वो कैपेसिटी में चलता है या उसमें चलता है। नॉट एनीथिंग कंटेन टू वन सेल टैक्स ऑन द इम्पोर्ट एंड सप्लाई गुड स्पेसिफाइड इन 9th Schedule. This shall be charged, collected and paid at the rate in the manner at the time as subject to procedure condition as specified therein, as may be present, and liability to charge and collect and pay shall be on the person specified there. यहाँ दो चीज़ें, एक वहाँ गुड स्पेसिफाई जो हैं उनकी, और दूसरा लाइबिलिटी वो भी वहाँ स्पेसिफाई जो पर्सन है उन पे होगी। तो ये वाला वो मोबाइल फ़ोन चून वाला है 9 वाला, ये भी फिक्स या कैपेसिटी बेस पे ये एक दफ़ा वो टैक्स लग जाएगा, तो ऑनवर्ड उसके मुताबिक होगा। उसके बाद सेक्शन 5 जो है ये डील करता है एक्स्ट्रा टैक्स। तो एक्स्ट्रा टैक्स जितना 17% तक एक्स्ट्रा टैक्स भी लग सकता है। तो एक्स्ट्रा टैक्स से पहले भी 1-2 नोटिफिकेशन आई हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने 5% जो इनएक्टिव है या सस्पेंडेड है या रजिस्टर्ड नहीं है उसको सप्लाई करें तो आपका कमर्शियल कनेक्शन या इंडस्ट्रियल कनेक्शन उस पर लगाया था उन्होंने। उसके बाद आगे फिर फेडरल गवर्नमेंट को पावर दे दी, इन ल्यू ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 1 बाई नोटिफिकेशन द लेवी एन अमाउंट ऑफ टैक्स एज मे बी डीम्ड सप्लाई क्लास ऑफ गुड्स आल्सो स्पेसिफाई मोड एंड मैनर टाइम ऑफ सच पेमेंट। फिर फेडरल गवर्नमेंट इन ल्यू ऑफ दैट फेडरल गवर्नमेंट भी लगा सकती है। द टैक्स ये विद होल्डिंग की है 7 जो है, द टैक्स शैल बी विद हेल्ड एट द रेट स्पेसिफाइड। 11th Schedule जो है वो डील करता है विद होल्डिंग, तो उसकी पावर इधर बाई पर्सन बीइंग परचेजर। अब यहाँ शिफ्टिंग हो गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी पे भी, वो सप्लायर की बजाय विद होल्डिंग एजेंट पे। अदर सर्विस लायबिलिटी, ठीक है आगे चलो। अगले वाला ये CNG वाला है। अब CNG वाला ये मोड जो है ये भी नॉर्मल का ही है। अब CNG वाला जो सप्लायर है डिस्ट्रीब्यूटर है वो अल्टीमेट प्राइस जिस तरह 3rd Schedule वाले आइटम ही हैं उसी तरह कंज्यूमर प्राइस ही वो उसमें फिक्स कर देगा, तो दरमियान में से कोई नहीं होगा, अल्टीमेट प्राइस होगी। क्लियर जी? CNG वाला उसी तरह होगा। आगे ये अभी जो आया है जो रिटेलर जो है नॉन टायर 1 रिटेलर जो है बिजली बेस वाला, वो उसकी इधर दी है, तो ये भी आपका फिक्स टैक्स या कैपेसिटी टैक्स है। उसके बाद आगे बेटे इसके बाद 9AA आएगा, ये हमारा स्टील वाला है। ठीक है, तो हमारा वो 8th Schedule वाला 2 का AA में है, और स्टील का यहाँ इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड स्पेसिफाइड इन 13th Schedule द मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ मंथ फॉर द शैल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल और मोर इनपुट एज कंटेन इन प्रोडक्शन प्रोसेस एज क्राइटेरिया स्पेसिफाइड 30th Schedule, एंड इफ मिनिमम प्रोडक्शन so determined exceed the actual supply for the month the minimum production shall be treated as quantity supplied during the month and liability to pay tax shall be discharged accordingly। तो ये मिनिमम टैक्सेशन का जो स्टील सेक्टर है इसको लेटर हम डिस्कस करते हैं। तो उसकी पावर कहाँ है, यहाँ है, और वो 13th Schedule है, वहाँ प्रोसीजर दिया हुआ है कि कितनी आपके प्रोडक्शन करनी है, कौन सी मिनिमम होगी। इंस्टेड ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के आप जो सप्लाई का टैक्स लगाते हैं वो तो उसी तरह लगेंगे, जैसे 113 में मिनिमम टैक्स लगता है, तो यहाँ स्टील सेक्टर के लिए उसी तरह नॉर्मल आपकी जो सेल होगी 17% वाला वो लगता जाएगा, और महीने के एंड पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पे मिनिमम प्रोडक्शन कैलकुलेट करके और रेट लगा के उस पर कितना टैक्स बनता है, और वो जो एक्चुअली नॉर्मल पे क्या बनता है। अगर मिनिमम वाला ज़्यादा है तो डिफरेंशियल आप दे देंगे और ऑनवर्ड एडजस्टमेंट होती जाएगी, और साल के एंड पे फिर उसको कंपैरिजन करेंगे, तो वो हम बाद में देखते हैं। तो अब हम चलते हैं फार्मास्यूटिकल का, क्योंकि कैपेसिटी और इन चीज़ों को देखते हुए अब जो फार्मास्यूटिकल है सबसे पहले तो ये ओरिजिनली, क्योंकि बेसिकली इसमें प्रिंसिपल ऑफ वैट के 3 प्रिंसिपल है टैक्सेशन की, पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर वो फार्मास्यूटिकल की तरफ से आते हैं। तो बेसिकली वैट जो स्कीम ऑफ टैक्सेशन है इनडायरेक्ट का स्पीसीज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जिसका अल्टीमेटली बर्डन कंज्यूमर पे जाना होता है, और ये सारे मैकेनिज्म हैं कि किस तरह इसको शिफ्ट किया जाए टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें ओरिजिनल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन है। ओरिजिनल से मुराद ये
कंज्यूमर जो मैन्युफैक्चरर है ओरिजिनल वही अल्टीमेट प्राइस फिक्स कर देता है और दरमियान में कोई वैल्यू एडिशन चेंजेस नहीं होती, तो अल्टीमेटली प्राइस या थर्ड शेड्यूल आइटम है वो उस प्रिंसिपल पे बेस करता है कि ओरिजिनल प्रिंसिपल मींस जो ओरिजिनेटर है, जो मैन्युफैक्चर करता है या प्रोड्यूस करता है, वो अल्टीमेटली प्राइस फिक्स कर देता है और अल्टीमेटली वही प्राइस एंड तक चलती है और टैक्स जो है वो कलेक्ट ओरिजिनली मैन्युफैक्चर से ही हो जाता है, सब्सिक्वेंटली उसकी आगे ट्रांसफ़र या एडिशन डिलीशन आगे नहीं जाती। एक ओरिजिनल प्रिंसिपल है। एक है आपका डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। डेस्टिनेशन जहाँ अल्टीमेटली कंज्यूमर को भेजना है वहाँ फिक्स कर दें, दरमियान में कहीं भी आप टैक्स ना लें, अल्टीमेटली प्राइस है वहाँ 17% अल्टीमेटली जिसको बेचना है वो दे दे, जिसको रिटेल टैक्सेशन करते हैं अगर इनपुट ना ले वो अल्टीमेटली रिटेल पे फिक्स कर दे, तो इसको हम कहते हैं डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। तो एक है चेन प्रिंसिपल। ये चेन वाला जो है इनपुट आउटपुट जो है इसको सब्सट्रैक्शन मेथड के जरिए कि पहले आप चार्ज करेंगे, पे करेंगे, फिर आगे अगले से चार्ज करेंगे, फिर डिफरेंशियल आप डिफरेंशियल जो एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है इनपुट रजिस्टर कर देंगे, वो स्टेट को देंगे और स्टेट को वैल्यू एडिशन बेस पे ऑनवर्ड कलेक्शन होती जाएगी और स्टेट के फंड में चली जाएगी। सर ये वैल्यू एडिशन में भी अल्टीमेटली टैक्स कितने रहना चाहिए, जैसे इंपोर्ट पे या मैन्युफैक्चरर जो है वो जो उसने पे किया और अल्टीमेटली वैल्यू एडिशन के बाद भी बेसिकली ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसमें इनपुट आउटपुट की कॉस्ट जैसे 10% है, दूसरे हैं वो कंस्ट्रेंट है, इसलिए वो इक्वलाइजेशन वो नहीं हो सकती। ठीक है, कि जैसे फिक्स्ड टैक्सेशन भी है दूसरे भी है तो इक्वल नहीं है। एक मैकेनिज्म है कि आपको इनपुट दिया जाएगा, आउटपुट लिया जाएगा, डिफरेंशियल होगा। पर्पज़ ये है कि वैल्यू एडिशन पे होते होते अल्टीमेटली जो कंज्यूमर से आना है वो अल्टीमेटली सबको इकट्ठा करेंगे तो वो 17% होगा। ठीक है ना, आपने दिया 17%, उस वक्त अमाउंट परचेज प्राइस है, सेल बढ़ के अगर लाख है तो 2 लाख होगी, आपने 2 लाख पे 17% किया तो 1 लाख पे उधर आगे ज़्यादा लिया, पीछे 1 लाख दिया था वो एडजस्ट कर दिया 1 लाख वाला, तो 1 लाख आपने गवर्नमेंट के दिया, अब 2 लाख का टैक्स गवर्नमेंट के पास चला गया। इस तरह ऑनवर्ड जितनी वैल्यू एडिशन होती जाएगी, एंड पे गवर्नमेंट के पास जो अल्टीमेटली वैल्यू आप होगी उस पर जो 17 होगा उतना उनके पास आ गया होगा, टोटल को कलेक्ट करेंगे। तो वैल्यू एडिशन टैक्स भी अगर सेक्शन हम देखें तो 7A है, वहाँ वैल्यू एडिशन को भी हम देखेंगे। तो और इसके साथ साथ हम स्कीम्स को देखें तो एक तो ये सब्सट्रैक्शन या वैल्यू एडिशन स्कीम्स हैं, इसके साथ ही देखें तो ओवरऑल एक नॉर्मल स्टैंडर्ड टैक्सेबल सप्लाई है, एक एग्जम्प्ट सप्लाई है, एक ज़ीरो रेटिंग स्कीम है। ज़ीरो रेटिंग स्कीम में आपको इनपुट एडजस्टेबल है और उसमें बेसिकली जो जिसको हम कहें कि जिस पे कोई बर्डन ऑफ टैक्स चार्ज नहीं होता वो ज़ीरो रेटिंग स्कीम है। और टैक्सेबल में ट्रांसफ़र होता है, जो इंटिटीज़ होती हैं या बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं उसको जनरली कोई टैक्स उस पर बर्डन नहीं पड़ता, अल्टीमेटली कंज्यूमर पे शिफ्ट होता है और जस्ट मैकेनिज्म है, कलेक्शन एजेंट है। ऐसे समझ लें कि जो बिजनेस इंटिटी एंटरप्रेन्योर हैं वो कलेक्टिंग एजेंट है। अगर असेसमेंट ये वो डाल डूल के ना डाला जाए तो अदरवाइज सिस्टम कहता है तो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे जाना होता है और कंज्यूमर को वो टैक्स बेयर करना होता है। तो ज़ीरो रेटिंग स्कीम जो है वो बेसिकली ऐसे है कि उसमें जो आपने इनपुट दिया आपको मिल जाना है, इसलिए आप पे कोई भी एंड तक कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होना। तो एग्जम्पशन जो स्कीम है उसके तहत इवन बर्डन ज़्यादा होना है, दोनों से ज़्यादा सीवियर स्कीम जो है एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन है आपने जितना इतना इनपुट देंगे आप वो ले ही नहीं सकते, वो आप पे बर्डन जिसको एग्जम्प्ट है सारा का पीछे से टैक्सेबल आ रहा है और अल्टीमेटली एग्जम्पशन है तो सारा का सारा इनपुट और टैक्स वहाँ इकट्ठा हो जाएगा, अल्टीमेटली बर्डन उस इंटिटी पे बढ़ जाएगा या जिसने लिया उस पर बढ़ जाएगा। तो इसलिए एग्जम्पशन ज़्यादा सीवियर है। ठीक है, अगर थ्रू आउट ही कहीं या थ्रू आउट एग्जम्पशन हो फिर वो इक्वलेंट टू और आपका जो ज़ीरो रेटिंग है उसके कि शुरू से इम्पोर्ट से लेके एंड तक मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन होलसेल एंड तक जाए एग्जम्पशन तो फिर ठीक है। अदरवाइज पीछे से टैक्सेशन आए और दरमियान में एग्जम्पशन हो तो फिर बर्डन उस पर शिफ्ट होता है। तो ये भी सेक्शन 13 जो है वो एग्जम्पशन को डील करता है और उसके लिए ओवरराइडिंग सेक्शन है, वो स्टेट करता है कि जो चीज़ एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन देखें सेक्शन 41 ऑफ सेक्शन 2 देखें तो उसमें भी एग्जम्पशन एक्सक्लूडेड है। इट मीन वो टैक्सेबल सप्लाई में भी नहीं शामिल, वो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में भी शामिल नहीं, तो इसीलिए टैक्सेबल गुड्स में भी शामिल नहीं, तो इसलिए वो चार्जिंग में भी शामिल नहीं। तो जहाँ कोई चीज़ एग्जेम्प्ट है वो एक्सक्लूडेड है, प्रीक्लूडेड है फ्रॉम द होल प्रीव्यू ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 और ओवरराइडिंग सेक्शन भी है तो उसमें से भी वो एक्सक्लूडेड है।
एक जीरो रेटिंग हमने कहा सेक्शन 4 है, तो सेक्शन 4 जो है उस पर आपको इनपुट मिलेगा। तो इस सिनेरियो में एक वैल्यू एडिशन का 7E है, तो उसके लिए चैप्टर आगे जो शेड्यूल है वो 12 है। 12 में कुछ चीज़ें जो कमर्शियल इम्पोर्ट हैं वो अगर आप करें तो आपको 3% वहाँ वैल्यू एडिशन भी लगता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। या अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप करते हैं तो फिर वो नहीं लगता, वो उस शेड्यूल में जो मेंशन है उसके मुताबिक लगता है। तो अब हमने एक्स्ट्रा टैक्स हमने पढ़ लिया कि वो 3 के 5 में लगता है और जो फर्दर टैक्स है 3(1)(a) में लगता है। तो इन सिनेरियो को सामने रखते हुए हम देखेंगे कि इसमें वैल्यू एडिशन इम्पोर्ट अगर आप करते हैं फार्मास्यूटिकल, तो क्या उसमें वैल्यू एडिशन लगना है या नहीं लगना। ओरिजिनल तो लगना ही लगना है, तो बाकी को देखेंगे। फर्दर टैक्स लगना है कि नहीं लगना, एक्स्ट्रा लगना है कि नहीं लगना। अगर फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इम्पोर्टर है तो वो क्या इम्पोर्ट कर रहा है, वो सब्सटेंस जो है वो फाइनल मेडिसिन वो कर रहा है या एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है वो कर रहा है या उनका मटेरियल कर रहा है, तो उसकी क्या सिचुएशन होगी। फिर वो आगे सप्लाई करेगा तो उसका फिर होलसेलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, एजेंट होगा या रिटेलर होगा, तो उसकी क्या सिचुएशन होगी। तो सबसे पहले इन सारे सिनेरियो या वैल्यू एडिशन की क्या सिनेरियो होगा, तो सबसे पहले तो ये है कि ये इसकी बेटा पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो पहले 6 शेड्यूल में एंट्री नंबर 104 और 105 थी, उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि सेक्शन 13 जो एग्जम्पशन को डील करता है और सेक्शन 2 का 41 जो है वो टैक्सेबल सप्लाई को डील करता है। जब कोई चीज़ एग्जम्प्ट थी तो वो टैक्सेबल सप्लाई में ही फॉल नहीं करती थी, टैक्सेबल गुड्स में भी फॉल नहीं करती थी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में भी नहीं फॉल करती थी, तो इसलिए वो चार्जिंग सेक्शन में भी नहीं फॉल करती थी ड्यू टू एग्जम्पशन ओवर राइडिंग थी। तो इस वजह से उस पर सारा लॉ ही अप्लीकेबल नहीं था। जिस केस में इंपोर्ट पे फर्ज किया या इनपुट पे होती है टैक्सेशन, आगे सप्लाई पे नहीं है, तो वो एग्जम्प्ट होगी तो वो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते ना। क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन वो चार्जिंग सेक्शन में तो आती है, टैक्सेबल गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती फिर। हाँ, वो फिर टैक्सेबल गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। टैक्सेबल गुड्स तो वो फिर वहाँ भी एग्जम्प्ट होगी ना। अगर एग्जम्प्ट होगी तो इम्पोर्ट में भी एग्जम्प्ट होगी ना। फिर नहीं, कुछ आइटम्स है ना पीछे, अगर एग्जम्प्ट वहाँ फिर एग्जम्प्ट नहीं है, इनपुट होता है उनका, आगे सप्लाई एग्जम्प्ट होती है। विद सप्लाई एग्जम्प्ट नहीं। पहले देखें ना, एग्जम्पशन की भी 3-4 कैटेगरी हैं। एक एग्जम्पशन है इम्पोर्ट की, वो अलग है। इम्पोर्ट की चार्जेबिलिटी अलग है, ठीक है। जो चीज़ इम्पोर्ट पे भी एग्जम्प्ट होगी तो एग्जम्पशन आगे तक चलेगी। अगर एक जगह पे एक प्रोडक्ट है, एक जगह पे टैक्स है, एक स्टेज पे इम्पोर्ट रॉ मटेरियल किया टैक्स है, आगे किसी चीज़ में जो यूज़ हुई वो आगे एग्जम्प्ट है, तो पिछले वाला चार्जेबिलिटी पिछली आगे एग्जम्प्ट है, तो पिछला इनपुट आपको नहीं मिलेगा। टैक्सेबल गुड्स में तो आ जाएगी ना आपको दैट एक्सटेंट, परचेज की हद तक टैक्सेबल नहीं, टैक्सेबल गुड्स की वो गुड्स टैक्स होंगी, अगली गुड्स जो है उसमें वो सप्लाई। इम्पोर्ट की चार्जिंग सेक्शन हमने पढ़ा है, तो उसके 2 पार्ट हैं, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड और दूसरा एंड इम्पोर्ट। इम्पोर्ट इंडिपेंडेंट एक चार्जेबिलिटी है। अब इम्पोर्टेड गुड्स अलहदा हैं और दूसरी सप्लाई ऑफ गुड्स अलहदा हैं। तो टैक्सेबल में एग्जम्प्ट वो भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, ठीक है। ये नहीं कि एग्जम्प्ट गुड्स है तो हर जगह से एग्जम्प्ट है। उसने कहा कि एग्जम्प्ट जो हैं, एग्जम्प्ट की आगे फिर 6 शेड्यूल में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट 1 है जिसमें इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग दोनों हैं, वो इम्पोर्ट और लोकल सप्लाई दोनों है। दूसरे में सिर्फ लोकल सप्लाई है। अगर अब गुड्स की आगे क्लासिफिकेशन होगी तो आपकी हो सकता है इम्पोर्ट वाली टैक्सेबल हो, वही गुड्स लोकल सप्लाई एग्जम्प्ट हो, तो या लोकल सप्लाई एग्जम्प्ट हो, दोनों पीछे वाली हो इम्पोर्ट टैक्सेबल हो। तो टैक्सेबल सप्लाई से निकलना उसने जो एग्जम्प्ट है, जिस एक्सटेंट तक वो एग्जम्प्ट है, वो सब्जेक्ट टू कंडीशन जो भी उसमें जी 104 नीचे हो गई ऊपर है, 104 ऊपर है ये उधर कहीं है ना वो नीचे देखे ना। फिर अगर डिटेल नहीं मौजूद यहाँ पे, हाँ, जिस 104 है 105 ये लिखा हुआ है, 4-5 नीचे है नहीं, पुराने वाला खोल लेंगे। पुराने वाला खोल लेंगे। अंदर एक 22 वाले में मिट हो गई।
जब खोल रहे ना इसमें मिट हो गई थी, इससे पिछला खोल ये खोल लीजिए, खोल ये 21 वाला खोल। हाँ इसमें खोलें, इसमें होगी। ये 15 एक में मिट हो गई थी। फार्मास्यूटिकल 104 ऊपर ये ऊपर वाली भी थी 104 भी पीछे ये सर ये आ गया। 104 substances registered as a drug under Drug Act 1976 and medicament as are classified under section chapter 30 of first schedule to the Custom Act except the following even if medicated or medicinal in nature, namely ये इन एक्सक्लूजन के अलावा जो भी एज ए ड्रग रजिस्टर है अंडर द ड्रग एक्ट 1976 नीचे है बेटा, उनके substances सर हो गए। ये सारी जितनी है इनके अलावा ये एग्जाम्प्ट थी। ठीक है, उसके बाद ये रॉ मटेरियल था, ये भी रॉ मटेरियल भी उसकी रॉ मटेरियल बेसिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड दैट इन केस इम्पोर्ट ओनली सच रॉ मटेरियल शैल बी entitled to exemption which are liable to custom duty not exceeding 11% of a dollar value added under first schedule of first schedule to the एंड नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन इतने जो इसमें से एग्जाम्पशंस हैं। इसमें अब अगर हम देखें तो इसमें से 3 चीज़ें हैं। एक तो ड्रग हैं जो रजिस्टर्ड अंडर द ड्रग एक्ट 1970 हैं, जो कि सब्सटेंस हैं, जो कि कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट हैं, मेडिसिन हैं वो वाली। दूसरा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जिससे वो ड्रग बननी है। और तीसरा बेसिक रॉ मटेरियल है जिससे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनना है। तो अब 3 चीज़ें हैं, इनकी इंपोर्ट भी हो सकती है, सप्लाई भी हो सकती है। तो फंडामेंटल जो है बेसिक रॉ मटेरियल है जिससे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनने हैं, फिर इंग्रेडिएंट से ड्रग बननी है। तो अब तीनों चीज़ें इंपोर्ट भी हो सकती हैं। तो यहाँ वो मेडिसिन जो इटसेल्फ है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, उसकी इंपोर्ट भी और लोकल सप्लाई भी दोनों एग्जेम्प्ट है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल के जो मटीरियल्स हैं, इन वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो भी, और बेसिक मटीरियल भी एग्जेम्प्ट है। सब्जेक्ट टू कंडीशन तक कुछ चीज़ें नहीं है जो नहीं एग्जेम्प्ट, वो अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन होती रही पहले भी। तो ये पुराना लॉ ये चलता रहा है। तो सेक्शन 13 में देखें तो ओवर राइडिंग है, इसके तहत ये एग्जेम्पशन है। टैक्सेबल गुड्स में भी ये फॉल नहीं करती जो एग्जेम्प्ट है, रॉ मटेरियल भी, फिनिश गुड्स भी, इंपोर्ट भी और लोकल सप्लाई भी, तो उन पे टैक्सेशन नहीं थी। इसके बाद इसको ख़त्म करके, क्योंकि इसमें अगर कोई चीज़ टैक्सेशन थी, पीछे कोई आर्गूमेंट या इसके रॉ मटेरियल या कोई चीज़ अगर आप लेते थे तो वो फिर आपको इनपुट नहीं मिलता था, क्योंकि ये एग्जाम्पशन थी। तो वो सारा का सारा उसका पार्ट बनता था, ऑनवर्ड चलता था। इसको बेहतर बनाते हुए, क्योंकि जो एजुकेशन और हेल्थ जो है बेसिक नेसेसिटी हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो यूजुअली हर टैक्सेशन लॉ में दुनिया में कहीं भी हो तो अल्टीमेटली टैक्सेशन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पैसे लेके कॉमन पूल में ले जाएं, कॉमन पूल से फिर वेलफेयर ऑफ द स्टेट के काम करें, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी जैसे हेल्थ है, एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल को ये इम्प्रूव करती हैं। तो इसमें हर लॉ में यूजुअली इनको एग्जम्पशन दी जाती है। तो यहाँ एग्जम्पशन थी। तो इसको और बेहतर करने के लिए उन्होंने कहा क्योंकि इसका पार्ट ना बनाए, दवाइयाँ और सस्तियाँ हो जाए मेडिसिन, तो इसको हम जो इनपुट इसमें शामिल होता भी था उसको भी ख़त्म कर देते। इसलिए इन्होंने 5th शेड्यूल में पहले डाला है सप्लीमेंट में, तो उसमें एंट्री नंबर 19 है, यहाँ से उठाया, यहाँ से ख़त्म कर दिया। तो ख़त्म करके 5th शेड्यूल में डाल दिया कि 5th शेड्यूल डील करता है ज़ीरो रेटिंग में, कि जितना रॉ मटेरियल पे या किसी चीज़ पे इनपुट पे टैक्स या बिजली पे या और चीज़ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग में आपने इनपुट पे दिया है तो उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा, ताकि कास्ट इनकी जो प्राइस है फार्मास्यूटिकल की कम से कम हो जाए। जो ऑलरेडी इसमें इनपुट थे इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी चीज़ें की, पैकिंग की या दूसरी, तो वो भी आपको इनपुट यहाँ कास्ट का पार्ट बनता था और प्राइस महंगी थी, वहाँ इसको कम करने के लिए तो उसका 19 यहाँ से ख़त्म करके उधर ले गए। उधर भी हम देख लेते हैं 5th शेड्यूल में 15 जनवरी से लेके 30 जून तक रहा है। हाँ 15 जनवरी से ऐसे नए एक्ट का खोलना था, इसमें लिखा इससे तो
15 एक वाला खोल लेना। अगर फार्मे टाइप करें तो सीधा आ जाता है शॉर्टकट, उसके आखिरी एंड पे है 19 एंट्री नंबर 19, वहाँ से मिट कर दिया गया। मिट करके उससे अगला खोल लीजिए, मिट हो गया ना। ये नीचे नीचे होगा, नीचे देख जैसे ये ऊपर आपने खोला था ना 15 1 22 वाला, वो वाला खोले 15 1 22 ये वाला, ये खोले, इस पे फार्मा लिखे तो फिर शुरू करना। फार्मा सी करके चल इसकी 19 नंबर से जी, ये ड्रग रजिस्टर वही वाला 1917 और मेडिकमेंट एज क्लासी अंडर सेक्शन 30 ऑफ द रूल कस्टम एक्सेप्ट पीसी हेडिंग, ये वाला इसमें लिमिटाइज करके ड्रग की जो वो है, इसमें रॉ मटेरियल या वो नहीं है, जो इतनी वो सेक्शन जो चैप्टर 30 आपका फर्स्ट शेड्यूल है जिसमें लगती है, तो उसको उन्होंने कहा कि ये ज़ीरो रेटिंग होगी, जितनी आप सप्लाई करेंगे वो ज़ीरो रेटिंग होगी। इनपुट जितने भी होंगे अगर आपने पे किए तो वो आपको रिफंड मिल जाएंगे या कैरी फॉरवर्ड होके आगे एडजस्ट हो जाएंगे। तो वहाँ से उठा के उसको फर्दर टाइम, वहाँ तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी था, बेसिक रॉ मटेरियल भी था, यहाँ उनको ब्रॉडर क्लासीफाई करके ड्रग रजिस्टर, ड्रग की एक्सटेंट तक उन्होंने कहा यहाँ तक ले आए, बाकी चीज़ों की उधर से सारे आपके रॉ मटेरियल सारे ख़त्म कर दी और इधर ले आए, इधर अब लिमिटेड स्कोप कर दिया गया। अब यहाँ से ख़त्म करके तो अब हमारा लेके हैं बेटा 81 एंड 82 जो उसके रॉ मटेरियल से वो टैक्सेबल हो गए। हाँ वो टैक्सेबल हो गया। और मेडिसिन जो है इम्पोर्ट या अदरवाइज वो उसकी सप्लाई ज़ीरो रेटेड होगी। जब आप सप्लाई करेंगे तो ज़ीरो रेट करेंगे और पीछे इम्पोर्ट पे या जहाँ कहीं भी इनपुट पे दिया है, इंग्रेडिएंट पे भी इनपुट दिया है तो वो भी आपको वापस मिल जाए। इवन दो टैक्स हो गया लेकिन लेटर ऑन आपको वो भी इनपुट वापस मिल गया। अगर कोई इंग्रेडिएंट है उस पर टैक्स इम्पोर्ट पे लगा है, इम्पोर्ट पे या मेडिसिन पे लगा है, जब आप सप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो रेटेड हो जाएगी, पीछे से सारा ही टैक्स मिल जाएगा। इंग्रेडिएंट का अलावा भी, रॉ मटेरियल वाला भी और मेडिसिन इटसेल्फ है तो उसका भी। इम्पोर्ट करेंगे या परचेज करेंगे, जितना आप इनपुट देंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे बिजली पे या दूसरा होगा, सारे का सारा आपको एज ए इनपुट जो है वो रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि ज़ीरो रेटिंग है। सप्लाई जब आप करेंगे आगे जितना भी सप्लाई जाएगी वो ज़ीरो रेटिंग मिल जाएगी। ज़ीरो रेटिंग होगी तो आगे पिछले वाला जितना भी इनपुट होगा आपको वापस मिलता जाएगा। तो इससे आपकी सारी की सारी प्राइसिंग जो है कि वो रॉ मटेरियल पे टैक्सेशन हुई भी तो वो वापस मिल जाएगी। फॉर द टाइम बिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ती थी, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या इम्पोर्टर हैं तो उनको फादर टाइम भी तो इम्पोर्ट पे टैक्स देना पड़ता था, दे के तो बाद में जब सप्लाई करते थे तो उसका इनपुट मिलता था। वही जो टाइम इम्पोर्ट का अदरवाइज 45 डे है, 2 महीने कैरी फॉरवर्ड वाला वो सिलसिला और फंड वाला चलता था। लेकिन अदरवाइज एक दफ़ा कास्ट हाई होती थी लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर तक जाते थे, प्राइस लोअर थी। अब इन एग्जम्पशन स्कीम को, क्योंकि उसमें इनपुट पार्ट बनता था, प्राइस महंगी थी, इसमें सारे इनपुट वापस मिल जाते थे, इसमें प्राइस डाउन आएगी। अब इसको आप सारे को ख़त्म करते हुए अब उन्होंने कहा नई स्कीम लॉन्च करें, तो नई रिड्यूस रेट वाली जो है 81 और 82 इंसर्ट हुई हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं मैन्युफैक्चर मोस्ट मॉडरेट, अब वहाँ हमने देखा था गुड्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन ये, और इसका टॉप देखें, पहले हम टॉप पे देखते हैं इसके शेड्यूल में, फिर इस पे आते हैं। एट शू क्लास वही उसी का रेफरेंस है, यहाँ पहले सीरियल नंबर है, दूसरा डिस्क्रिप्शन है, तो वहाँ स्पेसिफाइड गुड्स जो है वही डिस्क्रिप्शन इधर दी होगी। हेडिंग नंबर फर्स्ट शेड्यूल का उधर है, रेट ऑफ सेल टैक्स उधर है, कंडीशंस वो हैं, वो कंडीशन फुलफिल करेंगे तो फिर आपको ये इसकी जो भी रेट होगा वो फिर मिलेगा। रिड्यूस रेट है ये, और सब्जेक्ट टू यहाँ गुड्स क्लासीफाई होंगी या उसकी नेचर ऑफ एक्टिविटी होगी, मैन्युफैक्चरिंग है, इम्पोर्ट है, सेल है, क्या चीज़ है वो होगी। उस साइड पे चैप्टर है, रेट है और उधर कंडीशन है। अब हम 81 पे आ जाएं। यहाँ वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है, गुड्स क्लासिफाइड है, वो चीज़ें जो मैंने कहा था उधर वैल्यू या उसका कंसेप्ट नहीं। 3% लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं है, परचेज नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। बस अंडरस्टूड ही है कि सप्लाई पे ही है या इम्पोर्ट पे ही है।
तखय्युल से काम है। और फिर ये है कि आगे कहीं ये है कि इस पे ये दे दिया तो बाकी दूसरों को एग्जेम्प्ट होगा, वो भी 6 शेड्यूल में मेंशन नहीं है। जिस तरह FED वाला ये स्टील सेक्टर वाला था तो उन पे FED लगी, तो FED जब लगी तो उन्होंने उधर शेड्यूल 4th शेड्यूल था उसमें लिख दिया, और यहाँ 6 शेड्यूल में 153 क्लास डाली 6 शेड्यूल में कि जिसने FED दी होगी उसको यहाँ टैक्स नहीं लगेगा, उससे आगे भी चलेगा, होलसेलर किसी को भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ ये वाला डालने के बाद कि इसको फाइनल डिस्चार्ज है, अगलों को टैक्स नहीं लगेगा, तो कम से कम अगलों के लिए आगे लिखना चाहिए था कि एग्जेम्पशन होगी, लेकिन है नहीं। इसी से हम अप्लाई करेंगे या कंसीव करेंगे कि क्योंकि ये फाइनल डिस्चार्ज है, यहाँ कुछ वर्डिंग ऐसी है जिसको हम देख लेंगे, उसके मुताबिक फिर वो फाइनल डिस्चार्ज है तो फिर फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज या लायबिलिटी है तो फिर अल्टीमेटली किसी को भी आगे चार्ज नहीं होगा। तो पहले हम देख लेते हैं पहली एंट्री में जो है मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड है कि मैन्युफैक्चर, अगर आप मैन्युफैक्चर होता है तो उस पर 1% लगेगा और सब्जेक्ट टू ये कंडीशन होगा। और दूसरा इसमें इम्पोर्ट ऑफ सब्सटेंस रजिस्टर अंडर द ड्रग एक्ट अंडर द ड्रग एक्ट 1970। तो इट मीन्स ये पहली एंट्री जो है ये फिनिश प्रोडक्ट की है। ड्रग में रजिस्टर होगा तो वो फाइनल प्रोडक्ट होगी। तो इसको हम उधर भी देख सकते हैं कि उसका सेक्शन जो है 2 सेक्शन ड्रग एक्ट का है जिसमें ड्रग डिफाइंड है। देख लें, पहले उसको भी देख लें साथ ही। ये ड्रग की कैसी कैटेगरी भी है, अडल्ट्रेटेड मतलब मिक्सिंग हुई, हाँ उसको हम देखते हैं। तो फिर उसमें ये ड्रग की डेफिनेट डायरेक्ट नहीं है, तो उन्होंने इसको इंक्लूड का वर्ड ऑफ इनलार्जमेंट होता है, वर्ड ऑफ एक्सटेंशन होता है। ड्रग के जो नेचुरल मीनिंग है अपनी जगह पे, उनका ये चीज़ें उसमें शामिल है। तो एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस दैट इज मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड, स्टोर, ऑफर्ड फॉर सेल आर रिप्रेजेंटेड फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूज इन ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज एंड abnormal physical state or symptoms thereof in human being or animal, or restoration, correction, modification of organic function in human being or animal not being substance actually used or pre for use in accordance with Ayurvedic। ये इंडियन जो हिंदुस्तानी दवाइयों का तरीक़ेकार था उसको है, उसको यूनानी मेडिसिन हैं, होम्योपैथिक्स हैं, जिसमें बायो सिस्टम है या ट्रीटमेंट है, जैसे एलोपैथिक्स है, इंग्लिश मेडिसिन हैं। तो ये सिस्टम है सारे बताए हुए, एक्सेप्ट दो सब्सटेंस एंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये उस ड्रग में आएंगी। उसके बाद ऑब्जर्वेटिव और कंट्रासेप्टिव सब्सटेंस, जेंट डिवाइस, सर्जिकल लेगेटर, सुटूरा, बैंडेज, ऑब्जॉर्सेंट, कॉटन, डिसइंफेक्शन, बैक्टीरिया पैजेस, एडहेसिव, प्लेटर्स, गेल्टन्स, capsules and antiseptic solutions. Such substance intended use for destruction or repulsion of such vermin, insects, rodents and other organs as cause, carry or transact disease in human being or animal, for disinfection in residential area or in premises in which food is manufactured, prepared or kept or stored. इस तरह बाकी भी है इसमें। तो ये such pesticides may be health hazard to the public, substance mentioned in mono or preparation in Pakistan, डिफरेंट जो भी स्पेसिफाइंग अल्टीमेटली यानी फेडरल गवर्नमेंट में किसी और को भी इसमें शामिल कर सकती है। तो ये सब्सटेंस डिफरेंट डिफाइंड है। उसके बाद इसकी आगे प्रोहिबिशन है सेक्शन 4 में। ये रेगुलेशन है एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग है, फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। तो ये सेक्शन इसको डील करता है, लाइसेंसिंग ये इसके मतलब है। आगे 5 है रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी रेगुलेशन है इसके। तो इसके तहत फेडरल गवर्नमेंट या उसको अथॉरिटी है लाइसेंसिंग जो है इसमें होगी। नेक्स्ट मिनट, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो जैसे हमने उसे कहा था रजिस्टर्ड ड्रग जो है, तो इसके तहत आप अप्लाई करेंगे, लाइसेंस देंगे, यहाँ ड्रग जो है रजिस्टर्ड होगा। ये जो रजिस्टर्ड होंगे, ये सब्सटेंस जो रजिस्टर्ड होंगे, लाइसेंस्ड होंगे, वो वाले होंगे तो उस पर वो अप्लीकेबल होगी। इसके साथ ही हम इसका सेक्शन 23 देख लेते हैं, जो प्रोहिबिटेड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल है, उसके लिए सेक्शन 3 में
import, manufacture and sale of drug, ये prohibitions हैं. No person shall himself or by any other in this behalf export, import, manufacture, sale or sell any spurious drug. ये फेक हो, जो फेक हैं या फेक हैं या आपके जो जिसको आप कहते हैं फॉल्स हैं या इस तरह के जो उसको स्पूरियस कहते हैं. एनी imitated product, any misbranded drugs, any adult or mixing वाली substandard drugs, any drug after its expiry, एक्सपायरी के बाद अगर आप बेचते हैं, any drug which is not registered or not in accordance with condition of registration, any drug which by means of statement, design, device, accompanied by another means purported claim to be cure, mitigate such disease, alien or to have such other effect as may be present. Any drug, if it is to be dangerous to health, which used in dosage or with a frequency or for duration specified, recommended in labeling thereof. Any drug in contravention of any provision of the act or any other rules. Manufacture for sale and drug except under or in accordance with condition of license issued under this act. Sell any drug except under in accordance condition under this act. Import or export any drug, import, export which is prohibited by this act. Import, export and drug for import, export of which license is required except under in accordance with law. Supply of incorrect, incomplete, misleading information when required furnish information. So peddle, hawk, offer for sale, advertising वगैरह. Import and other license mixture substance which is not drug and presented in a form and which is intended likely to cause public to believe it to be drug. Sell any drug without any warranty prescribed from where name a badge number and drug issued ये different है. Supply incorrect number ये वो. Sell import maximum ये वो. उसके बाद control of advertisement. Advertisement को instigate करें किसी को अगर no person shall be himself by any person advertise except in accordance with the condition as may be present. क्योंकि ये drug जो है sensitive है, health को affect करते हैं, तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए एडवर्टाइजिंग भी कंट्रोल्ड है. उसके बाद नीचे में इसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाद में जी सैम्पल चेक कर लें तो उसका भी कंट्रोल है. ये ना हो कि सैम्पलिंग किसी को दे दें या डॉक्टर अप्लाई कर दें तो उससे हो. कंट्रोल ऑफ प्रिंटिंग लेबलिंग इसके भी कंट्रोल है. इसके बाद पेनल्टी अगला 27 तो 5 साल कम अज़ कम है और 10 साल तक जाती है अगर कोई वायलेशन इसकी करेगा. फिर ये ड्रग एक्ट है जो कि डील करता है, जिसको उन्होंने कहा है कि ड्रग एक्ट के तहत 1976 में जो रजिस्टर्ड होगी वो ड्रग जो है वो सब्सटेंस जो है वो आप मैन्युफैक्चर करेंगे या इंपोर्ट करेंगे तो उस पर 1% टैक्सेशन होगी. अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो वो भी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के सप्लाई करते हैं तो उस पर भी 1% आप दे दें तो वो क्या होगा, वो फिर आपका आगे हम देखते हैं 1% टैक्सेशन चार्जेबिलिटी है. आगे देखते हैं कि उसकी सिचुएशन क्या है. सिचुएशन उसकी है सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट टैक्स चार्ज एंड डिपॉजिटेड बाय द मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर एज द केस में बी शैल बी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स इन द सप्लाई चेन. तो पहली कंडीशन ये है कि सप्लाई चेन में ये अगर मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये आपकी फिनिश प्रोडक्ट है, ड्रग रजिस्टर्ड सब्सटेंस रजिस्टर्ड ड्रग एक्ट है, ये फिनिश प्रोडक्ट है, ये रॉ मटेरियल या वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है, वो रॉ मटेरियल नहीं है, फाइनल ड्रग रजिस्टर जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल अप्लाई होनी है वो आपने अगर इंपोर्ट की, इंपोर्ट पे आप 1% दे आएँ या आपने मैन्युफैक्चर की तो मैन्युफैक्चरिंग में 1% दे दें तो वो सारी आगे जो चेन चलेगी सप्लाई चेन सारी चेन में फिर वो सारों के लिए फाइनल डिस्चार्ज है. आपने दे दी तो आगे कहीं भी फिर टैक्सेशन नहीं होगी. लेकिन प्रोवाइडेड दूसरी कंडीशन ये है कि नो इनपुट टैक्स शैल बी एडजस्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर. अगर इंपोर्ट पे आप दे आए हैं तो आपने इंपोर्ट पे वो फिर आगे इनपुट नहीं आप ले सकते कि अगर सप्लाई करके फिर वो इनपुट पे ले लें तो सप्लाई ख़त्म हो गया, वहाँ दे दिया, फाइनल डिस्चार्ज है, ऑनवर्ड कोई इनपुट और क्लेम नहीं है तो ऑनवर्ड टैक्सेशन भी नहीं. इस तरह आपका मैन्युफैक्चरिंग अगर आप इनपुट आपने दिया हुआ है तो उसकी कोई आपकी एडजस्टमेंट नहीं है. बिजली है, वो है, इंग्रेडिएंट है, कोई चीज़ भी है, इनपुट नहीं मिलेगा तो ऑनवर्ड वो सप्लाई चेन होगी. तो सप्लाई चेन बेटा डेफिनेशन हम देख लेते हैं. ला क्रिटिकल इसके सवाल है बेटा अभी देख लेते हैं, अगला देख के उसके बाद फिर सवाल देखते हैं. अब पहले सप्लाई चेन को देख लेते हैं कि सप्लाई चेन क्या हो सकती है. सप्लाई चेन वैसे तो डिफाइन नहीं है लेकिन गूगल में अगर इसका मीनिंग देखें तो डायरेक्टली मीनिंग देखें, जहाँ कहीं लॉ में ना हो तो आप डायरेक्टली मीनिंग से दे सकते हैं. नेटवर्क बिटवीन ए कंपनी एंड इट्स सप्लायर्स
to produce, distribute a specific product to the final buyer. It includes different activity, people, entry, information and resources. भी यहाँ से लेके एंड तक प्रोडक्ट नहीं जाती, जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं या जो भी एक्टिविटी हैं वो सप्लाई चेन है। सिंपल सप्लाई नहीं, उसमें सारों के लिए ही वो फाइनल डिस्चार्ज है। ठीक जी। तो अब हम अगले पे आ जाते हैं। ये मैन्युफैक्चरर ने या इम्पोर्टर ने टैक्स दिया तो ऑनवर्ड वो फिर चलेगा, एंड तक उन्होंने किसी ने भी टैक्स नहीं देना। तो अब सिचुएशन ये है कि अगर उसने दे दिया, क्या वो इनपुट आउटपुट करेंगे या क्या करेंगे? इनपुट तो क्लेम ही नहीं कर सकते, इसलिए वो एग्जम्पशन में ही चलेंगे। ठीक है जी। तो क्योंकि यहाँ लिखा नहीं हुआ, एग्जम्पशन कहीं नहीं है, इनपुट के लिए बार लग गया, इनपुट टैक्स नो इनपुट टैक्स shall be adjusted by the manufacturer or importer। अगर आप इनपुट डालते हैं, डाल के या तो उसको डिस्कार्ड करें इमीडिएटली। आप इनपुट डालेंगे, अगर क्लेम है भी, आया भी है, तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे और ऑनवर्ड कोई टैक्सेशन नहीं चलेगी। रिटर्न में आप इस तरह करेंगे। अगर इनपुट करके आप आउटपुट भी डालते हैं तो वो दोनों रहते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो फिर इसकी वायलेशन हो जाएगी। तो इसलिए आप इनपुट अगर क्लेम किया भी है, डाउनलोड किया है, तो उसको डिस्कार्ड कर दें और ऑनवर्ड उसको ख़त्म कर दें, ताकि इनपुट एक स्टेज पे हो गया, वो सब का ही फाइनल डिस्चार्ज है। ठीक है जी। पहले का इसका हो गया। ठीक है। जो आपने रिटर्न में देना है, रिटर्न में आप 8 शेड्यूल का देंगे और इनपुट क्लेम करके डिस्कार्ड करना है। अगर रहेगा तो वो फिर, क्योंकि उसकी वायलेशन होगी, आउटपुट भी डालेंगे, इनपुट डालेंगे, तो वो इससे मिसमैचिंग हो जाएगी। तो इसलिए इनपुट अगर आपका आग भी डाउनलोड किया भी है तो जो नीचे कॉलम होता है डिस्कार्ड करने वाला, तो उसमें आप इनपुट डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि वो यू कैन नॉट क्लेम इनपुट। तो आउटपुट पे आपको आगे किसी पे लगना ही नहीं, यहाँ आपने दे दी है। आप खुद भी हैं तो इनपुट डिस्कार्ड कर दें और 1% दे दें। सर अगर एग्जाम सप्लाई में वहाँ सीरियल नंबर लिखनी पड़ती है, हैं? वहाँ भी सीरियल नंबर लिखना, वहाँ 8 शेड्यूल का रेफरेंस दे के डिस्कार्ड कर देंगे। नहीं वो तो इनपुट हो जाएगा। हाँ। सेल टैक्स रिटर्न में फिर इसका जब अभी तक इसका एग्जम्पशन वाला कोई कॉलम नहीं आया हुआ, क्योंकि वहाँ यहाँ अभी ना, मैं थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि अभी तक इसकी एग्जम्पशन का क्लेम नहीं है, क्योंकि ये कैपेसिटी टैक्स है और ये फाइनल डिस्चार्ज है। एग्जम्पशन में इसको नहीं दिया गया, इस पर टैक्स भी लगा हुआ है, क्योंकि जिस पे ना टैक्स लगे तो ऑनवर्ड किसी को लगना नहीं, क्योंकि ये पूरी सप्लाई चेन पे टैक्सेशन आगे नहीं है, ये सबका ही फाइनल डिस्चार्ज है। इसलिए 8 शेड्यूल का वहाँ रेफरेंस देना चाहिए फाइनल डिस्चार्ज का। तो अगर आप 8 का वहाँ देते हैं तो 8 में इसका कंसेप्ट ही नहीं है फाइनल डिस्चार्ज का। तो एग्जम्पशन वो देते हैं तो एग्जम्पशन वाला है, एग्जम्पशन का वो कहेंगे दें जी क्लास, वो है कोई नहीं है, तो आप फिर इसी का ही रेफरेंस देंगे तो ऑनवर्ड चलेंगे, इनपुट क्लेम नहीं करेंगे, वो फाइनल डिस्चार्ज वाला। लेकिन अभी तक रिटर्न इसके मुताबिक मॉडिफाइड नहीं, तो वहाँ 8 शेड्यूल का इसका स्पेसिफिक रेफरेंस देना, फाइनल डिस्चार्ज का देना, क्योंकि वो जो रिटर्न डील करती है वो तो रिड्यूस रेट वाली करती है, इनपुट एडजस्टमेंट ये वो या ना एडजस्टमेंट। अगले वालों के लिए जो सब्सिक्वेंट है, होलसेलर है या डीलर हैं, उनको ये अभी डील नहीं करती। तो उस सिचुएशन में वो इनपुट लेंगे, अगर लेते हैं तो डिस्कार्ड आ भी जाए तो वो आम चलेंगे, एग्जाम्प्ट सप्लाई में चलेंगे, लेकिन वो रेफरेंस इसका देंगे, लेकिन रिटर्न इसका रेफरेंस नहीं देते। सर ऐसा तो नहीं कि सप्लाई पे 1% हर सप्लाई चेन में सबने तो फिर वो फाइनल डिस्चार्ज कैसे हुआ? वो 1% ही है ना फाइनल। हैं? तो वैल्यूएशन भी होती जाएगी ना साथ साथ। तो या तो इनपुट आउटपुट जैसे आपका होता है 3rd शेड्यूल आइटम कि वो जो है आपका मैन्युफैक्चरर दे देता है, तो आप इनपुट आउटपुट करते जाते हैं। एक तो वो स्कीम चलाएं तो फिर आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, इनपुट आउट एंड तक चलता जाएगा। लेकिन यहाँ क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने डिस्कार्ड करना है आपने इनपुट टैक्स, वो आप अगर इनपुट आपने क्लेम किया तो वो कहेंगे इनपुट तो आप कर नहीं सकते। ठीक है। तो इसलिए जब तक वो रिटर्न में नहीं आता, तो अगर आप एग्जाम्पशन में करते हैं तो फिर आप इसकी पार्शली कंप्लायंस होती है कि ये क्योंकि फाइनल डिस्चार्ज है, मेरे पे टैक्स लगता ही नहीं है। जैसे ऐसे समझ लें कि जो आपका टर्नओवर टैक्स इनकम टैक्स में है, तो वहाँ फाइनल डिस्चार्ज वाली शेयर ही एक्सक्लूड की हुई है स्पेसिफिकली टर्नओवर के एंड से, इसलिए ये एग्जाम्पशन में या उसमें किसी में आता ही नहीं, क्योंकि फाइनल लाइबिलिटी आपने यहाँ डिस्चार्ज करनी है। वैसे भी रिटर्न एक प्रोसीजरल मैटर है, जब यहाँ किसी ने फाइनल डिस्चार्ज दे दिया और उस पर टैक्स आगे लगना ही नहीं है, लॉ ने कह दिया, तो फिर आगे आपकी मेथडोलॉजी में आगे पीछे हो जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनवॉइस भी नहीं काटेगा सर, इसकी इनवॉइस ना काटे, एडवाइस काटेगा तो फिर आगे से लेगा, आगे तो सेल टैक्स चार्ज सेल एडवाइस तो काटेगा, सेल टैक्स चार्ज नहीं करेगा। नहीं होगी ना वो, उसमें रिटर्न में तो एंटर नहीं हो सकेगी वो इनवॉइस। जब उसने इनवॉइस काट
मैं थोड़ी सी तरह की जान से इसको जीरो रेटिंग वाली कैसे होती? जीरो रेटिंग में सर रेफरेंस आ जाता है ना उसका फिक्स शेड्यूल का, तो एडवाइस चार्ज देगी। इसमें मसला बन रहा है कि रेफरेंस वो अभी उनको ये जब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे इसका देंगे फाइनल डिस्चार्ज का, वो बताएंगे कि कहाँ इंटर करनी है। ना ये एग्जाम्पशन में जाती है या ना ये जीरो रेटिंग में, ये स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट स्पीसीज है जो फाइनल डिस्चार्ज वाला है। तो दूसरा इसमें से क्वेश्चन ये था कि इसमें जो इनपुट डिसअलाउ हुई है उसमें वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन किया उसने मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर, वो इनपुट नहीं ले सकते। तो सप्लाई चेन में आगे जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, होलसेलर है, वो ले सकते हैं क्या? इनपुट? नहीं नहीं, आप पूरा पढ़े ना, पहले बेटा इसको पढ़ लें फिर आगे चलते हैं। पहले वो खोल ये सलाह सिर्फ मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर को उसने दी है, बाकी का उसने नहीं वापस लिया। करें ऊपर, इसको वापस करें। ये कंडीशन नंबर 2 था। वाई दी टू की मैन्युफैक्चरर बात और कर इंपोर्टर। रहे हैं। नो इनपुट टैक्स शैल बी एडजस्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर। तो जब हम आगे टैक्स नहीं लगेगा तो एग्जाम्प्ट होगी, तो इनपुट वो ले ही नहीं सकेंगे। इनपुट तो वो लेता है जो आउटपुट पे टैक्स दे, ठीक है। जब आपका आउटपुट टैक्स नहीं है तो इनपुट टैक्स आप नहीं ले सकेंगे। प्रैक्टिकली सर जो जितने मैन्युफैक्चरर है ना वो 1% आगे चार्ज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, वो इनवॉइस कर रहे हैं आगे 1%। नहीं, मैन्युफैक्चरर तो इधर करेगा ना, मैन्युफैक्चरर करेगा। अब जो मैन्युफैक्चरर के बाद अगला बंदा है उससे लेके वो जमा कराएगा 1%। अब मैन्युफैक्चरर इनपुट क्लेम नहीं करेगा। अब जब उसने आगे से चार्ज करके वो पे कर दिया, अगला बंदा जो है वो अब इनपुट नहीं लेगा, आउटपुट भी नहीं लेगा, ना उसकी इनपुट ना आउटपुट ऑनवर्ड चलेगा, क्योंकि इनपुट वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट के खिलाफ अब फाइनल डिस्चार्ज यहीं होगी, पूरी चेन में ही एग्जाम्पशन चलनी है। या तो इनपुट टैक्स वो उसने क्लेम करना है तो आउटपुट भी साथ वो उतना ही 1% पे ही सारा चलाए एंड तक, जैसे आप वो थर्ड शेड्यूल आइटम चलाते हैं। ये फिर डिस्ट्रीब्यूटर पे है इसका एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूटर ने तो 1% दे दिया मैन्युफैक्चरर को, उसने इनवॉइस जाहिर है चार्ज इसने चार्ज करना है ना, जो भी ने आगे नहीं चार्ज कर। नहीं आगे नहीं चार्ज करना, लेकिन इनबिल्ट होगा। जैसे एग्जाम्प्ट गुड में इनबिल्ट होता है, इनवॉइस नहीं आप चार्ज करके देते, ठीक है ना। या तो वो वाली थर्ड शेड्यूल वाला होता तो वो आगे चार्ज करते, ऑनवर्ड करता। वो स्कीम में आप चार्ज करते हैं ऑनवर्ड उतने ही अमाउंट चलती है एंड तक, ठीक है। वो क्योंकि थर्ड शेड्यूल वाला स्कीम उन्होंने दी नहीं, तो यहाँ वो इनबिल्ट होगा अगर आप एग्जम्पशन वाला या इनपुट वाला क्लेम करते हैं, या वही वाला स्कीम चले थर्ड शेड्यूल वाली, तो फिर ऑनवर्ड वही अमाउंट चलती जाएगी एंड तक। उतना इनपुट करें उतना आउटपुट करते जाएँ तो एंड तक ले जाएँ। लेकिन क्योंकि अभी तक रिटर्न में इसमें स्पेसिफिक चेंज होती जाएगी ना सर, हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन होनी है। थर्ड शेड्यूल की तो लग नहीं अमाउंट, हाँ वो एंड पे होती है, लेकिन यहाँ टैक्स, यहाँ सिर्फ टैक्स अमाउंट होगी, वो आप चार्ज उतनी टैक्स अमाउंट चार्ज करेंगे, वो रेट नहीं लगाएंगे वैल्यू का, ठीक है जी। अगर रिड्यूस रेट में करना है। कोई एक नॉइस डाल लेना इसका। जो इस पे हम्बल ओपिनियन है, सर ने भी हुक्म किया है कि कमर्शियल इंपोर्टर की इंपोर्ट आ गई, ठीक है, उसका 1 चार्ज हो गया, और अगर वो मैन्युफैक्चर को नहीं बेचता, मार्केट में बेचता है, तो वो फर्दर टैक्स पे करेगा। नहीं उसको आगे देख रहे, फर्दर टैक्स को अलग हम स्कीम में देखते हैं। पहले इस फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स उसको अलग देखते हैं ना, वो तो अलग है। पहले इसको देख रहे हैं ना। अब इम्पोर्टर आईडी कार्ड मेरा डाल दे, अपना डाल दे, तो अपने डॉलर से अगर इम्पोर्टर है, पहले हम इम्पोर्टर को लेते हैं, तो इम्पोर्टर ये जो सब्सटेंस है ड्रग रजिस्टर लेता है, तो वो इम्पोर्ट करेगा और इम्पोर्ट पे टैक्स दे देगा 1%। अब वो रिटर्न फाइल करेगा तो उसका इम्पोर्ट वाला इनपुट आ जाएगा, वो डिस्कार्ड कर देगा, तो उस आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना। आगे सेल टैक्स में तो वो चार्ज नहीं करेगा, तो ऑनवर्ड एक किस्म की एग्जाम्पशन ही चलेगी, क्योंकि आगे इनवॉइस करेगा। इनवॉइस तो नहीं करनी है उसने, क्योंकि उसका वही फाइनल डिस्चार्ज हो गया। इनवॉइस में इनवॉइस करके आगे से वो ले नहीं सकता, तो इनपुट वो उसका ख़त्म हो जाएगा, उधर ही डिस्कार्ड कर देगा, और इनबिल्ट हो सकता है उसकी इनवॉइस में हो, ठीक है। इसी तरह वो मैन्युफैक्चरर है, एंट्री डालिए सेल की।
वैसे इम्पोर्टर जो कमर्शियल इम्पोर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट, उस पर वो 3% भी लगा रहा है। वो जो अब हाँ जी, जो अभी हमने कहा था जो शेड्यूल है 12 शेड्यूल के तहत, वो 3% इम्पोर्ट करते हैं तो वो 3% भी आप पे लगाता है और 1% भी लगाता है। वैसे वो मिनिमम टैक्स जो है, क्योंकि ये फाइनल डिस्चार्ज है, तो ये अभी इंटरप्रटेशन या क्लैरिफिकेशन आनी है कि जो चीज़ फाइनल डिस्चार्ज है क्या उस पर और टैक्स लग सकता है, ठीक है। तो वो मिनिमम टैक्स है वो वाला जो है, तो उस पर फाइनल डिस्चार्ज अगर उसी का इम्पोर्टर का वो 1% फाइनल डिस्चार्ज है तो वो वैसे भी 7E के सेक्शन के तहत है, 7A के तहत है, तो वो इस पर नहीं लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि कस्टमर अथॉरिटी तो वैसे ही देखती है तो उसको तो फाइनल नहीं होने का, ये 1% वो रिड्यूस रेट है 3% इनका, क्योंकि कमर्शियल इम्पोर्ट है तो इसलिए 3% वो भी चैलेंज हो सकता है अनलेस उनके इसको चेंज ना किया जाए या उसको ना किया जाए। इसके क्योंकि रूल भी प्रेस्क्राइब करने चाहिए ताकि रूल और जो रिटर्न है उसमें इसको प्रॉपर 8 शेड्यूल का फाइनल डिस्चार्ज वाला अलहदा टैब इसमें होना चाहिए ताकि उसको टेक करें। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड रिड्यूस रेट नहीं है, ये फाइनल डिस्चार्ज जो है रिड्यूस रेट है। तो इसलिए इसके लिए स्पेसिफिकली इसमें वो कंप्लेंट्स में FBR को या उधर दें ताकि रिटर्न को प्रोसीजर जो है उसका इसको वाजे करें कि क्या इसको डील करना है 3rd शेड्यूल आइटम की तरह या इसको डील करना है एग्जम्पशन की तरह, अनलेस अंटिल और किसको टैब देना है। तो 8 शेड्यूल का एंट्री नंबर 1 2 हाँ, उसमें अगर आप एग्जम्पशन डील करते हैं तो वो कहते हैं एग्जम्पशन वाला टेक करें, अगर आप 3rd शेड्यूल करते हैं वो कहते हैं 3rd वाला करें, ठीक है। तो इसलिए 8 शेड्यूल जो है ये स्पेसिफिकली ये एंट्री जो है इसमें इसकी जो वर्डिंग है वो इंडिपेंडेंट एक सेपरेट एंटिटी है जो कि फाइनल डिस्चार्ज वाली है, जो कि बाकियों में नहीं है। तो और फिर सेपरेट डिस्चार्ज सिर्फ उस इम्पोर्टर की या मैन्युफैक्चरर की नहीं है, सप्लाई चेन की है, वो एंड तक बाकियों की भी है। तो इसलिए जब सप्लाई चेन की फाइनल डिस्चार्ज है, एक बंदे ने दे दी तो बाकियों की भी फाइनल डिस्चार्ज है, तो उसके मुताबिक इसके मैकेनिज्म की ज़रूरत है। नीचे करें, फुल नीचे लेके 1% आया भी है कि नहीं? एक तो है लेकिन आगे एग्जाम्प्ट नहीं आया। नहीं सर, वो हमने रिड्यूस रेट लिखा है ना, तो रिड्यूस रेट में एग्जाम नहीं आएगा। रिड्यूस में कहाँ से एग्जाम्प्ट आना? वहाँ गुड्स एट रिड्यूस रेट जो है वो चेंज करें सेल टाइम में ना ऊपर। अच्छा ऊपर एक मिनट यहाँ पे आप कर लें, एग्जाम्प्ट करें। इधर देखें कोई फाइनल का आ रहा है, पहले फाइनल का भी देख लें। हाँ, पेट्रोलियम सिम नीचे लाएं, उठते जाएं। इसमें आपको फाइनल है एग्जाम्प्ट गुड उधर चला जाए। 6 शेड्यूल में एंट्री नहीं, या तो आगे रिटेलर होलसेलर उनको उधर डाल देते कि जिसके सप्लायर ने या मैन्युफैक्चरर ने ये दिया है उनको एग्जाम्प्ट है, फिर आप उधर कर ले। फिर यहाँ पे ढूंढे फार्मास्यूटिकल आता है, ये आ गया एग्जाम्प्ट। आइटम सीरियल नंबर 1 में यहाँ पे खोल लें, या एक बार यहाँ पे शेड्यूल खोल लें। इसमें 6, 6, 9 तो 8 कोई नहीं है। हाँ, 8 में वैसे एग्जाम्पशन नहीं है। ये फाइनल के तौर पर देखें, फाइनल जो है वो है नहीं है। यहाँ पे सीरियल नंबर भी आगे नहीं है। वो अभी तक इसको अपडेट नहीं किया गया ना, जब तक वो ये सीरियल नंबर 81, 82 नहीं आती उस वक्त तक ये अपडेट ये कंप्लेंट्स में करेंगे तो फिर ही उसके मुताबिक होगा। ठीक है जी, हम इसको छोड़ देते हैं कि इसको या तो वो स्कीम देंगे 3rd शेड्यूल वाली, ठीक है। 82 नहीं आई है, 19 तो डिलीट कर दिया है उन्होंने, वो तो नहीं आ रहा है, इसलिए 81, 82 आ रही होगी इसमें शेड्यूल में, वो मैंने कर दिया। लेकिन 81, 82 में ये फॉल नहीं करती है, ये नहीं कर सकते ऐसी बात, वो नहीं करते। फाइनल ये मैन्युफैक्चरर के लिए तो कर देगी, कर देंगे। अगलों का क्या आगे जो पूरी सप्लाई अगले वालों का क्या होगा, उन्होंने क्या करनी है। जो ये जिसका होगा ना डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर वगैरह उसका प्रोफाइल में, तो उसका फिर वो ऑटो शायद वो ना लगा दे स्टेटस की बुनियाद नहीं है। ऐसा नहीं है, उसकी इनवाइसिंग सिस्टम भी होगी ना कि उसने इनवाइस करनी है नहीं करनी है, ऐड करना है नहीं करना, तो पूरा मैकेनिज्म होना है ना, ठीक है। हैं
रूल भी नहीं है, और या कोई चीज़ मैकेनिज्म पूरा है ही ना रिटर्न में ना वहाँ है, तो इसलिए जब तक नहीं आता तो अगर आप एग्जाम्पशन में वो डालते इनपुट को डिसअलाउ करते हैं, डिस्कार्ड कर दे बस अगला। तो लेकिन सेल कहाँ डालेंगे वो भी अबे सिस्टम उसकी को रेलिवेंट जगह देगा कि 8 शेड्यूल वाली सेल है तो पीछे से परचेज भी आएगी, सेल भी आएगी। 8 शेड्यूल वाली परचेज तो 8 शेड्यूल वाली सेल। जब तक सर इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं आती तब तक ये किया जा सकता है, क्योंकि इसकी नेचर तो आगे एग्जाम्पशन की बन रही है। जी, तो एग्जाम्पशन में डाल के सीरियल नंबर कोई और दे दिया जाए वहाँ पे। अच्छा, अवेलेबल ही कर दी जाए एफबीआर को कि ये आपका सिस्टम हो रहा है, इस वजह से मैं ये रिटर्न सवाल का ऐड करूं, क्या सेक्शन 3 में कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद है कि वो किसी टैक्स को फाइनल टैक्स कर सके? एग्जेम्प्ट, जीरो रेट, रिड्यूस कह सकती है। अभी तो आपने कैपेसिटी टैक्स करा है ना, कैपेसिटी टैक्स कैपेसिटी नहीं है ना, वो नहीं है, मशीन चीज पे लगेगा है नहीं मशीन नहीं है, फिक्स टैक्स भी था ना, भी पड़ा किसी चीज़ में फिक्स करके फाइनल कर दे। अभी कैपेसिटी वाला खोले, सेक्शन 3 खोल ले, फिर वहाँ पे नहीं है वो भी। अभी खोले में दोबारा सेक्शन 3 का वो कह सकते हैं ना, आई थिंक कैपेसिटी टैक्स में आता है फाइनल टैक्स की अब भी है। हाँ है पावर। ये 3 का बी 1B 3(1)(b) अभी इन ल्यू ऑफ कह रही है Basis, फिक्स बेसिस ठीक हो। विच इज हु इज इन पोजीशन टू कलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस। फिक्स फाइनल एक ही बात है ना। नेचर ऑफ बिजनेस भी उसने बता दिया कि उसके ऊपर भी लगा सकते हाँ, नेचर ऑफ बिजनेस में भी लगा दे, जैसे बैठा है उसमें लगा दिए फिक्स है। तो वो कैपेसिटी टैक्स में कोई भी फाइनल, मिनिमम, प्रिजम्पटिव जितने भी हैं वो कैपेसिटी का ही पार्ट है। तो मुझे लगता है बड़ी जल्दी में वो अमेंडमेंट की गई है, बाकी नताइज वो इसलिए हाँ वो देखा नहीं गया कि फार्मास्यूटिकल फाइनल टैक्स रेजिम का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है उसमें, तो उस तरह से पूरी चेन रेजिम जैसे भट्ठा है, भट्ठे वाले ने अब ईंटों पे उसका कैपेसिटी पे लग गया कि 10,000 रुपये आपने देना है इस कैपेसिटी के भट्टे। अब जहाँ मर्जी आके सेल करता जाए, वो 0 पे एग्जाम्पशन देने की जरूरत ही नहीं, वो आगे हाँ वो सेल परचेज वैसे एग्जाम्प्ट में डालता जाएगा। एग्जाम्पशन अलहदा तो नहीं दी हुई है उसकी, भट्टे की कैसे फाइल करते हैं आप? वो 11 शुरू मौजूद है ना? नहीं 11 तो इधर भी तो 8 मौजूद है, वो टैक्स दे दिया आपने, उसने आगे ईंटें दी किसी एजेंट को। इसमें सप्लाई वाला मौजूद है, सब्सिक्वेंट जब सप्लाई होनी मैन्युफैक्चर इंपोर्ट हाँ। से उसका नहीं मौजूद, उसका नहीं मौजूद ना, क्योंकि फिक्स के अंदर वहाँ पे है कि भट्टे की सेल फिक्स हो भट्टे भट्टा मैन्युफैक्चरर हो गया। सप्लाई चेन पूरी जो है जिसको लॉ में डिफाइन ही नहीं किया गया, क्योंकि अगर मैं एक लम्हे के लिए मैं 1% आगे चार्ज कर लेता हूँ, कल को 3(1)(a) में मुझे 3(a) में पकड़ लेंगे तो भाई आपने गलत चार्ज किया, ये हमें 1%। हाँ तो वहाँ सप्लाई चेन एग्जाम्प्ट नहीं है ना, वहाँ तो भट्टे वाला एग्जाम्प्ट है, भट्टा दे दे आप एक बाकी कोई लाइबिलिटी। यहाँ तो पूरी सप्लाई चेन जो है उसकी फाइनल डिस्चार्ज है, इट मीन फाइनल डिस्चार्ज है पूरी चेन की, तो चेन इज नॉट लाइबल, ठीक है ना। फुल तो अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर है उसके बाद है भट्टे के केस में, तो वहां से ईंट निकल के फाइनल कंज्यूमर ना भी है दरमियान, वहाँ होलसेलर हो सकते हैं ना, लोगों ने अपनी ट्रालियाँ लगाई होती हैं तो अपने भी अड्डे बनाए होते हैं, वहाँ भी होलसेलर होते हैं तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ भट्टे का ही डिस्चार्ज, उन्होंने कहा भट्टे पे इंटी मर्जी बनाए उन्होंने बना के तो भट्टे की कैपेसिटी भी लगा दिया आगे के। लेकिन यहाँ क्योंकि फाइनल डिस्चार्ज ऑफ वो लाइबिलिटी ऑफ वो मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर नहीं है, ठीक है, पूरी सप्लाई चेन, इसीलिए मैंने सप्लाई चेन कहा कि बाकी किसी पे भी टैक्स कॉन्सिक्वेंस उसके अंदर इनबिल्ट होगा, एडिशनल नहीं होगा। वो 1% ऑनवर्ड इम्पोर्टर जो है इनबिल्ट करके दे देगा, उसको आगे एंड तक जाएगा, अल्टीमेटली कंज्यूमर पे इनडायरेक्ट टैक्स जाना होता है, इनबिल्ट होगा इनवॉइस में, लेकिन उसमें आप शो नहीं करेंगे या इनपुट आउट वाली एडजस्टमेंट कोई नहीं करेगा, इनबिल्ट 1% इनबिल्ट होके एंड तक चला जाएगा और इनबिल्ट रहेगा, और बाकी किसी को इसके अलावा ये अमाउंट जो है, ये इंपोर्टर कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं, होलसेलर कह रहे हैं, अल्टीमेटली कंज्यूमर तक ये 1% जाएगी, पूरी चेन में 1% रहेगी, ये समझे इस तरह। इसमें भी जो प्रोडक्ट की जो मेडिसिन की प्राइस होगी आगे प्लस सेल टैक्स करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जैसे अदरवाइज तो 17% होता है ना, तो इसमें से जो अमाउंट उसकी आ रही है 1%, वो अब अमाउंट अदरवाइज हम इनबिल्ट इसलिए नहीं कर सकते कि ये फार्मा की जो प्रोडक्ट्स जो मेडिसिन होती है ये तो नोटिफाइड प्राइस होती है ना, बंदा खुद से वो हाँ वो उसमें प्राइस तो वही है, वो उसमें आगे प्लस वो अमाउंट जो है वो प्लस करके हाँ वो डालना पड़ेगा।
थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं ना है। वो थर्ड शेड्यूल नहीं है, और सब 17% है जितना जो भी इसका ये तो अमाउंट होगी 1% जो इम्पोर्टर ने दी। आपकी मसलन के 100 रुपए की मेडिसिन है, 100 रुपए की, वो कॉस्ट में ही आ जाना उसको वो कास्ट का ही पार्ट होगी, सेपरेट में नहीं चलेगी। वो बेसिकली आएगी तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन पे आगे रुक जाएगी, आगे एंड कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं होगी। वो इनबिल्ट होगी, वो आगे आप प्राइस तो सेल प्राइस तो आपकी सेम है जो नोटिफाई है। वो कास्ट कास्ट का पार्ट बन गई, आगे जितने भी है कास्ट का पार्ट है, प्राइस वही रहेगी। आपको एक अब मैन्युफैक्चरर ने कास्ट का पार्ट बना के आगे इनबिल्ट अपनी प्राइस में करके दे दी, बस आगे तक वही प्राइस चल रही है, उसके अंदर इनबिल्ट है, अलहदा करके आप चार्ज करके कलेक्ट नहीं करेंगे एंड तक। आपको एक 100 रुपए की डब्बी मिली, उसमें दी आपको 80 रुपए की और 1 रुपया सेल टैक्स ले लिया, बस 81 रुपये समझिए। अब आप अपनी कास्ट से 81 ही समझे, आप आगे 100 की भेजिए। आपकी कास्ट में वो 81 काउंट हो जाएगा जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भी बनाएंगे, क्योंकि वो आपने आगे से चार्ज नहीं किया। पहले भी होता था कि स्पेशल प्रोसीजर रूल होते थे, टायर ट्यूब और बैटरी, या ऐसे कर रहे हैं थर्ड आइटम वाले जो हैं, थर्ड आइटम है, वो भी प्राइस अल्टीमेट फिक्स होती है ना। ये भी मैन्युफैक्चरर या इम्पोर्टर 1% डाल के अल्टीमेटली फिक्स करता है। दरमियान में आपके मार्जिन चलते हैं कि आपने 10% पे आगे डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया, आगे पास ऑन कर दिया 2-4 आगे, इस तरह ये थर्ड, ये तो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये थर्ड शेड्यूल तो नहीं है, ये तो ऑनवर्ड फाइनल डिस्चार्ज है, लेकिन अल्टीमेटली 1% तक वो उसने दिया है, वो इनबिल्ट कास्ट में ही चलेगा, आगे इनवाइसिंग में नहीं चलेगा आगे, क्योंकि वो फाइनल डिस्चार्ज है, उनकी भी फाइनल डिस्चार्ज है सारों की, पूरी चेन की। तो पूरी बात में जो सबसे बड़ी मिसिंग चीज है वो आपकी रिटर्न में इसका रेलेवेंट कॉलम वही कॉलम सीरियल और इसका मैकेनिज्म फॉर द होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर उसका नहीं है, या रिटेलर सब्सिक्वेंट का प्रोसीजर नहीं है कि वो इसको क्या इनपुट आउटपुट करके लेके जाएंगे, या वो इनपुट जो भी आगा उसको डिस्कार्ड करते जाएंगे, इनपुट को डिस्कार्ड करते और ऑनवर्ड प्राइस, और फिर वो उसको एग्जम्प्ट में डिक्लेयर करेंगे या किस में डिक्लेयर किया, जीरो रेटिंग में करेंगे या किस में करेंगे। वो जीरो रेटिंग तो है नहीं, तो एग्जम्पशन में एग्जम्पशन की क्लास वो पूछेगा, तो वो नहीं है, या फिर 8 शेड्यूल का इसका रेफरेंस पूछे वो कि ये वाला इसका कहे कि इस वजह से फाइनल डिस्चार्ज है। बेसिक 8 शेड्यूल का ये रेफरेंस दे और कहे फाइनल डिस्चार्ज है, फाइनल डिस्चार्ज सप्लाई, परचेज भी फाइनल डिस्चार्ज परचेज और फाइनल डिस्चार्ज सप्लाई, ये इसमें कोड आएगा तो फिर ऑनवर्ड उसको चल जाएगा। जैसे वहाँ टैक्सेबल होती हैं, एग्जेम्प्ट होती हैं, या फिक्स होती हैं, या दूसरी कैपेसिटी होती हैं, तो यहाँ ये फाइनल डिस्चार्ज सप्लाई अंडर 8 शेड्यूल परचेज और आगे सेल आएगी, और उसमें इनपुट आउटपुट नहीं होगा तो आगे फिर चलती जाएगी। क्लियर? तो या एग्जम्पशन में इसको देते तो दौरान 8 शेड्यूल का रेफरेंस 81 का आना जरूरी है। इससे आगे हम अगला देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो था फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश मेडिसिन या ड्रग्स रजिस्टर्ड अंडर ड्रग एक्ट, जो इम्पोर्टर ने की है या मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर करके बेची हैं। तो वो अगर मैन्युफैक्चरर इम्पोर्ट अगर एक फिनिश प्रोडक्ट है, इम्पोर्टर आगे पूरी चेन सप्लाई कर सकता है, सप्लाई करके एंड तक वो जा सकती है। दूसरा मैन्युफैक्चरर जो है मैन्युफैक्चर करके मैन्युफैक्चरर 1% दे दे और इनपुट जितने भी उसके आए हैं रॉ मटीरियल पे, एक्टिव इन मटीरियल पे या दूसरे, वो सारे क्लेम ना करे, और जो सप्लाई करे उस पर 1% दे दे, तो ऑनवर्ड जितनी भी चेन है वो फिर एग्जैम्प्ट होगी या उसको फाइनल उनकी फाइनल चेन की फाइनल डिस्चार्ज होगी। तो अब हम देखते हैं कि ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो कि ड्रग की रॉ मटेरियल है। ड्रग का जो रॉ मटेरियल है, जो ड्रग अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसका रॉ मटेरियल ये, तो ये इंग्रेडिएंट जो है ये आप यहाँ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, तो उसकी हम टैक्सेशन देंगे। फिर आगे इसके बाद ये इंग्रेडिएंट वो है जो रजिस्टर्ड अंडर ड्रग एक्ट है। इसके अलावा और कवर्ड आर मटेरियल फॉर द बेसिक मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट, और इन इंग्रेडिएंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई और मटेरियल्स भी हैं, तो वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं उसका तल्लक नहीं। इन अब 3 चीज़ें होंगी, एक बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंग्रेडिएंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एक इंग्रेडिएंट एक ड्रग। तो पहले रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनते हैं और इंग्रेडिएंट से आपकी ड्रग बनती है।
तो ड्रग फाइनल प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट जो है वो इंटरमीडिएटरी है, और ये वाली जो है बेसिक रॉ मटीरियल है। तो वो रजिस्टर होना ज़रूरी है, ड्रग रजिस्टर होना भी ज़रूरी है, और ये वाला जो है ये इसके लिए नहीं है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग है, ड्रग रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो आप इसमें देखें, इसमें 1% है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, इस पे जो इंग्रेडिएंट है उस पर भी 1% है ये, लेकिन इसके लिए कंडीशन है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, ड्रग का रजिस्टर्ड जो है उसके लिए आप जो करेंगे, परचेज करेंगे या इंपोर्ट करेंगे इंग्रेडिएंट, तो उसके लिए 1% है। मैन्युफैक्चरर के लिए वो ड्रग को मैन्युफैक्चर जो करेगा और रजिस्टर्ड होगी वो ड्रग, तो वो इसकी 1% इंग्रेडिएंट इंपोर्ट करे या लोकल ले वो ले सकता है। या मैन्युफैक्चरर ऑफ एक ड्रग है या मैन्युफैक्चरर ऑफ इंग्रेडिएंट का मैन्युफैक्चरर हो, तो वो बेसिक रॉ मटीरियल इंपोर्ट करे या परचेज करे, तो उस बेसिक रॉ मटीरियल पे फिर 1% होगा। क्लियर जी? तो इंग्रेडिएंट कमर्शियल इंपोर्टर मंगवाएगा तो वो इस पे फाल नहीं करेगा। कौन सा? कमर्शियल इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर नहीं है, कमर्शियल इंपोर्टर है। इसमें मैन्युफैक्चर तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, फॉर मैन्युफैक्चर। आगे हम देखते हैं ना कि इंपोर्ट का भी जिक्र आता है कि नहीं। अब हो सकता है वो भी मैन्युफैक्चरिंग कोई और मैन्युफैक्चरर हो उसके लिए इंपोर्ट कर रहा हो, तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपना नहीं, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओन ड्रग रजिस्टर्ड नहीं है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बनाया। हो सकता है कमर्शियल इंपोर्टर ही मंगा रहा हो, किसी मैन्युफैक्चरर को दे रहा हो, तो वो हो उसके लिए, तो उस आगे कंडीशन में ये पता चल जाएगा। आगे 1% उस पर लगेगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ड्रैप ये ड्राप जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, शेल सर्टिफाइड आइटम वाइज रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स एंड APIs active pharmaceutical ingredient, and in case of import shall furnish all relevant information to the custom computerized system, and no input tax shall be adjusted by the manufacturer or importer। ठीक है, इंपोर्टर भी आ गया है। तो अब इंपोर्टर ने भी अगर कोई मैन्युफैक्चर करनी है, ये इंग्रेडिएंट इंपोर्ट करना है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग या बेसिक रॉ मटीरियल, तो ये कंडीशन फुलफिल करनी है। पहला तो या ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उससे आइटम वाइज जो चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटीरियल जो है या इंग्रेडिएंट्स जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी आइटम वाइज जो है वो आप रिक्वायरमेंट जो है ड्रॉप से अप्रूव कराएंगे या अप्रूवल देंगे, या जो इंग्रेडिएंट की भी और ड्रग की भी जो आपने इंपोर्ट करने हैं उसके रॉ मटीरियल जो हैं उनकी वहाँ से अप्रूवल लेंगे। और अगर इंपोर्ट करना है तो फिर कस्टम डिपार्टमेंट को भी वो अप्रूव्ड जो है इंग्रेडिएंट इंपोर्ट कर रहे हैं या ड्रग इंपोर्ट कर रहे हैं वो उनको देंगे, तो फिर उसके मुताबिक देंगे। और फिर वो अप्रूव करेगी कि वाकई ये आप कर रहे हैं, खुद हैं कमर्शियल, तो आगे मैन्युफैक्चरर को देना है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होनी, तो वो फिर अप्रूवल के साथ ये कनेक्टेड है। इंपोर्ट में भी पॉसिबल है, कमर्शियल इंपोर्ट भी पॉसिबल है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो, मैन्युफैक्चरिंग की वो क्वांटिफिकेशन अप्रूवल ड्रैप दे, इंग्रेडिएंट की भी दे और ड्रैप भी दे, साथ फिर वो कस्टम अथॉरिटी जो है उसको दे और वो भी अप्रूव करे, तो फिर वो परमिसिबल होगा। इंडिपेंडेंट आप वैसे ही इंपोर्ट करते हैं चीज़ें ये देते हैं, तो फिर उस सिचुएशन में है ये जो एग्जेम्पशन है इंग्रेडिएंट की या बेसिक फॉर द मैन्युफैक्चरिंग या फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग रजिस्टर्ड वाला और बेसिक रॉ मटीरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंग्रेडिएंट जो है वो सब्जेक्ट टू ये दीज कंडीशन है, ये होंगी तो फिर इसमें लगेंगी। सर ये पैकिंग मटेरियल भी आता है इसमें? हैं? पैकिंग मटेरियल जो है नहीं पैकिंग मटीरियल नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। वो मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट वो है इंग्रेडिएंट जो मेडिसिन का पार्ट बनता है, तो पैकिंग मटेरियल तो मेडिकल से जैसे कैप्सूल होते हैं सर, उसके खौल होते हैं कैप्सूल, अगर वो पार्ट बनता है तो फिर ठीक है, अगर उसके लिए नेसेसरी इंग्रेडिएंट है तो फिर बनेगा। सिरप के लिए जो बोतलें होती हैं, बोतलें भी अगर उसका पार्ट बनती है तो फार्म इंग्रेडिएंट वैसे नहीं होता, इंग्रेडिएंट उसके अंदर जो मटेरियल है वो होता है, वो इंग्रेडिएंट भी डिफाइंड है एक्ट में, देखें भाई। फिर उसका मतलब है कि जो वो होगी वो वहाँ सेपरेट टैक्स होगा, हाँ? स्टैंडर्ड रेट पे होगा 70 स्टैंडर्ड पे होगा तो उसका इनपुट नहीं आप ले सकेंगे ना। इसमें ये जो मेडिसिन है ना, इसके इंग्रेडिएंट में कोई मेडिसिन है ना, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट
इंग्रेडिएंट एक या दो होता है उसमें। बस वो एक्टिव बोतल नहीं होती, देखिए ना, बोतल तो आपने नहीं पीनी। बेसिकली जो फार्मूला ही होता है वो बेसिकली वो लिक्विड या जो आप यूज़ करते हैं वो एक्टिव होता है। एक्टिव का वर्ड भी है ना। आप बोतल को आप क्या करते हैं, बोतल पी जाते हैं, अंदर चली जाती, बोतल के अंदर कुछ भी डाल लें तो बोतल तो उसी तरह की बन जाएगी। तो वो स्टैंडर्ड होगा फिर तो उस पे इनपुट ले सकते हैं। हाँ, उस पे फिर इनपुट कैसे लेंगे? किस पे मतलब इनपुट तो सारा खत्म है, नहीं वो तो सर एक्टिव पे है ना, 1%। वो रॉ मटेरियल है ना, हाँ। उस पे भी लेके आगे जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो आप मैन्युफैक्चरर होंगे, 1% देंगे तो पिछले कोई भी नहीं लेंगे। यानी ये पैकिंग मटेरियल ये अब दूसरा है, उस पे कोई सारे खत्म रॉ मटेरियल पे जितने भी इनपुट होंगे, इवन ये भी खत्म हो जाएगा। ये इंग्रेडिएंट लेके अगर आप मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग हैं तो ये इंग्रेडिएंट भी आप इंपोर्ट करेंगे या लोकल लेंगे, इस पे 1% दे के आएंगे ना। तो आप सपोज आप मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग हैं तो आप पहले बेसिक रॉ मटेरियल लेते हैं, उस पर 1% देते हैं, फिर आप उससे इंग्रेडिएंट बनाते हैं, फिर इंग्रेडिएंट से आप ड्रग बनाते हैं। तो आप मैन्युफैक्चरर, आप अगले सप्लाई आपने क्या करनी है, ड्रग, तो ड्रग पे आप 1% देंगे और पिछले जितने भी इनपुट दिए हैं वो बिजली पे है, पानी पे, इस पे, किसी चीज़ पे, इन पे भी है, वो सारे इनएडमिसिबल हैं। आपका 1% आगे चलेगा, पिछले इनपुट सारे ही इनपुट कोई भी एडजस्टेबल नहीं होगा। क्लियर जी। वैसे आप इंपोर्ट करेंगे इंग्रेडिएंट या ये उन पे या लोकल ख़रीदेंगे या उस पे देंगे या किसी को देंगे, उसने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वो 1% पे होंगे। रॉ मटेरियल जो सप्लाई करेंगे या बेसिक मटेरियल करेंगे या इंग्रेडिएंट करेंगे वो 1% पे कास्ट चार्ज होंगे। आगे जो मैन्युफैक्चरर होगा वो उसका इनपुट वाला वो क्लेम नहीं कर सकेगा, लेकिन उसको चार्ज 1% ही होंगे ना, उसमें 17% पे तो नहीं ये चीज़ें जाएंगी। बाकी हो सकता है 17 पे ही जाएँ, बिजली इस्तेमाल करेगा वो 1 पे तो नहीं होगी ना, वो 17 पे ही होगा। जब वो आगे सप्लाई करेगा तो वो 1% आगे चार्ज करेगा, वो सप्लाई चेन की फाइनल डिस्चार्ज होगी। पिछला सारा इनपुट डिसअलाउ होगा। तो लिखा तो है नो इनपुट। नहीं वो तो सर 1% का जो मुझे लगता है। नहीं हमने उसने कहा नो इनपुट। अब नो इनपुट को डेफिनेशन देख लें, लगने से तो नहीं है। नो इनपुट ना लिखा होता ना, या कहते हैं कि इनपुट रिलेटिंग टू इंग्रेडिएंट, इनपुट रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल, वो होता नो इनपुट शैल बी एडजस्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर ने कोई इनपुट नहीं लेना या इंपोर्टर ने कोई नहीं लेना। पिछले वाले में भी यही लिखा होता। फिर ही सप्लाई चेन को फिर ही एग्जम्पशन दी है ना फाइनल डिस्चार्ज, पूरी इसको नहीं एग्जम्पशन। इसको नहीं, फाइनल डिस्चार्ज किसका है? वो commercial- पूरी सप्लाई का नहीं, पूरी सप्लाई चेन का, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर, एजेंट, जितने भी हैं रिटेलर तक, सबका फाइनल डिस्चार्ज है। इसने दे दिया तो सबका फाइनल डिस्चार्ज हो गया। क्लियर जी। तो लेकिन प्रोवाइडेड के वो ये कंडीशन फुलफिल हो और उसका इनपुट वो ना क्लेम करे। क्लियर जी। तो अब एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है, एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है, एक परचेज या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। तो इसका ये बाकी मैकेनिज्म आएगा तो फिर देखा जाएगा। सब्जेक्ट टू दीज कंडीशन आपकी सारी चेन की एग्जम्पशन होगी। बेटा आगे देखें, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है कि उसको देख, ड्रग एक्ट में देख लेते हैं। देखा नहीं है। हैं? अच्छा, बहरहाल एक्टिव से गूगल पे देख, ये लॉ में नहीं है तो गूगल से डेफिनेशन आप देख सकते हैं। नेचुरल, ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग जो कि उस फील्ड में इस्तेमाल होते हैं वो वर्ड लिए जाते हैं। अब मेडिकल फील्ड में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के मीने लिए जाएंगे वो होंगे एक्टिव फार्मास्यूटिकल, लिखे ना पूरा उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मीनिंग डेफिनेशन ये आ गया नीचे। इसको खोलें, पार्ट ऑफ मेडिसिन है, बॉटल नहीं है। एक्टिव इंग्रेडिएंट इज ए पार्ट ऑफ एनी मेडिकेशन दैट प्रोड्यूसेस द इंटेंडेड हेल्थ इफेक्ट। अब बॉटल तो आपकी हेल्थ को ठीक नहीं करती ना। कैप्सूल खोल आएगा। हाँ, खोल है, वो अंदर जाएगा तो खोल के भी कोई एक्टिव नहीं है, वो इनएक्टिव है, वो कंट्रोलर है, कंट्रोलर ऑफ मेडिसिन, इसलिए वो एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है। लेट्स से एक सिरप है,
सिरप के अंदर आपने स्वीटनर डाल दिया उसकी मिठास के लिए, हाँ उसमें वो fragrance वो add भी कर नहीं, दी। वो भी नहीं ये है। active नहीं है। एक्टिव जो एक्टिव से मराद मेडिसिन का आप वो उसको थिकनेस देने के लिए दे दिया, उसको कुछ शेप दे दी, फ्रेगनेंस ऐड कर दिया, स्वीटनर, so many होते हैं। हज़ारों आप उसके इंग्रेडिएंट हों जो आपकी हेल्थ की डिसीज़ की क्योर करें या उसको अफेक्ट करें, उस पर उसको क्योर करने के लिए इम्प्लीकेशन जिनकी हों तो वो एक्टिव है। इसीलिए बात उसका ड्रैप को इन्वॉल्व, हाँ हाँ अदरवाइज वो खुद बंदा देगा ये है जी एक्टिव है। हाँ, तो इसलिए हर उसका हर पार्ट एक्टिव नहीं है, नहीं तो अदरवाइज इंग्रेडिएंट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लिखते हैं, एक्टिव क्यों लिखा? एक्टिव मीन जो एक्टिव रोल प्ले करेगा, जिसका एक्टिव फंक्शन होगा विद रेफरेंस टू जो फंक्शन ऑफ वो मेडिसिन है, ठीक है। तो वो उसमें से जो इंग्रेडिएंट आपकी मेडिसिन के पार्ट बनते हैं जो कि एक्टिव रोल प्ले करते हैं विद रेफरेंस टू सारा जो मेडिसिन है किसके रेफरेंस, डिसीज़ के या जो आपके दूसरे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको जो नलीफाई करेगा, तो वो वाला जो होगा वो एक्टिव इंग्रेडिएंट उसका होगा। कुछ बंदे टॉल मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं मेडिसिन की, यानी उनका अपना सेटअप नहीं होता, किसी से करवाते हैं, तो उनके केस में फिर क्या होगा? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है टॉल मैन्युफैक्चरिंग, ये काफ़ी डिस्प्यूट चला है कि PRA का इसका कि सर्विसेज है, तो PRA का क्लेम है कि हमारी एंट्री है एंड पे आखिरी एंट्री उनकी कि टॉल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है हमारे फील्ड में। यहाँ इनका जो है इनका क्लेम है कि ये हमारा है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड किया है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो उसके अंदर ये आता है, ये वाला ना। ये मतलब कि हमारे कोई यूनिट नहीं है, मैं किसी से करवा लेता हूँ, वो किसी से मैं कराना ना चेंज, अब चेंज 1% से ही करूँगा उसको भी। आप मैन्युफैक्चरर जब होंगे तो आपकी कुछ आपकी प्राइस आएगी, आप अपना मटेरियल देंगे, अपना मटेरियल देंगे तो मटेरियल आपने परचेज़ किया, मटेरियल परचेज़ करके अब आपकी कास्टिंग है, वो मटेरियल तो आपका परचेज़ है, ये आपने सेल तो उसको किया नहीं। इसको वेंडर सर्विसिंग कहते हैं, STO भी एक इसमें है। तो वेंडर सर्विसिंग में आप सर्विसेज कास्ट बनेगी जो आपने उसने सर्विसेज अंडर की है, तो मटेरियल बाद दफ़ा आप देते हैं, उस पर वो काम करता है, बाद दफ़ा वो मटेरियल चार्ज करता है, कुछ मटेरियल वो देता है, कुछ आप देते हैं, जो उसका मटेरियल होगा उसकी प्राइस देंगे प्लस सर्विसेज चार्ज देंगे, ये अमाउंट जो होगी इस पर फिर वो टैक्सेशन होगी। प्लस अगर आपने दिया हो तो वो भी शामिल होगी, फिर आप पे सप्लाई करते वक्त आप पे चार्जिंग होगी, उस पर नहीं होगी ना। आपने सप्लाई क्या करना है, सर्विसेज तो नहीं आगे बेचनी। आप मैन्युफैक्चरर बन गए, पहला है कि आप मैन्युफैक्चरर है कि नहीं, आपने किसी से भी करवाया तो आप मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है। तो आप मैन्युफैक्चर वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की हद तक है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग फुल फ्लेज है। आपने रॉ मटेरियल भी अपना ख़रीदा, उसको दिया, करवाया, अब आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपने मैन्युफैक्चरर को आगे सप्लाई करेंगे तो आप 1% देंगे, पिछले वाले इनपुट नहीं लेंगे। वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पे दिए हैं, मटेरियल पे दिए हैं, बिजली पे दिए हैं, जो भी आपने दिए हैं इनपुट आप नहीं लेंगे, आप 1% चार्ज करेंगे और ऑनवर्ड आगे फिर चेंज जो है वो डिस्चार्ज फाइनल डिस्चार्ज होगा। हाँ जी, ठीक है। तो अब उस पर चलें। फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स का इशू रह गया। हाँ, फर्दर टैक्स पर पहले देख लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा टैक्स को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम वैल्यू एडेड टैक्स को देख लेते हैं। तो फर्दर टैक्स जो है वन है, तो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन एनी नोटिफिकेशन देयर अंडर, इसमें लिखा हुआ है ये वो किस सेक्शन में है, 2 में, 2 का डबल है। तो यहाँ वो कह रहा है कि इन एडिशन टू है, इन एडिशन टू फर्दर टैक्स जो है, इन एडिशन टू सब सेक्शन 2 जो है उसके इन एडिशन टू फर्दर टैक्स लगना है। अगर आपने उसको सप्लाई किया जो कि हु हैज़ लाइबल टू फॉर रजिस्ट्रेशन बट हैज़ नॉट ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, लेकिन ये है जनरल हालात में। अब क्योंकि वो आ गया फाइनल डिस्चार्ज, तो मेरी ओपिनियन ये है कि जो चीज़ फाइनल डिस्चार्ज हो जाए उस पर फर्दर टैक्स कोई अगर एडिशनल टैक्स लग ही नहीं सकता, क्योंकि उधर वर्ड क्या है, सारी सप्लाई चेन पे फाइनल टैक्स है वो। तो जब फाइनल टैक्स वो मैन्युफैक्चरर का भी है, अगलों का भी है, पिछलों का भी है, तो फाइनल टैक्स वाला, क्योंकि इनकम टैक्स में तो ये सेटल्ड रहा है कि उसमें फाइनल टैक्स जहाँ है वहाँ कोई एडिशनल टैक्स या फर्दर टैक्स की कोई गुंजाइश नहीं या एक्स्ट्रा टैक्स की कोई गुंजाइश नहीं। उसने जब डिस्चार्ज कर दिया तो इस तरह से फिर होल सेलर रिटेलर सारों को ना अनरजिस्टर्ड है तो सारे 3% देंगे, फिर
तो फाइनल डिस्चार्ज जो सप्लाई चेन में हुआ ही ना, जो ऑब्जेक्टिव है वो फिर डिफीट होगा। ठीक है जी। तो इसको भी मैन्युफैक्चरर अगर सप्लाई करता है तो 3%, आगे होलसेलर अनरजिस्टर्ड को करता है तो वो भी आगे 3%, आगे चलता है तो वो भी 3%, फिर तो एंड तक एक तो ख़त्म हो गया, 3 शुरू हो गया। क्लियर? एग्जाम्पशन पे 2 राय आ जाए तो किसको सी राइट रिवील करें? एग्जाम्पशन पे 2 राय आ जाए। ये एग्जाम्पशन नहीं है पहली बात तो, ये फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी है। एक कैपेसिटी टैक्स है, कैपेसिटी टैक्स ने जब कहा दिया ये फाइनल डिस्चार्ज है तो इसमें फेवरेबल टू द, ये चार्जिंग सेक्शन को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये एग्जाम्पशन को नहीं हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चार्जिंग सेक्शन 3 चार्जिंग है, इसके तहत उन्होंने कह दिया कि जो 8 शेड्यूल में रिड्यूस रेट है वो फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जब वो फाइनल डिस्चार्ज है तो दूसरे फिर सेक्शन नहीं लगने चाहिए। 2 इंटरप्रिटेशन है। जब फाइनल के वर्ड को इंटरप्रेट किया जाएगा, व्हाट इज़ ए फाइनल, जब या वो फाइनल नहीं है, फिर मिनिमम होता तो और बात थी, नॉर्मल होता और बात थी। फाइनल इज इसका पेडेस्टल जो हायर देन मिनिमम और नॉर्मल है, तो फाइनल तो मतलब लास्ट है, इसके बाद कोई नहीं। फाइनल को इंटरप्रेट करें कि वो फनल्टी है, फनल्टी अटेंड कर गया, उसके बाद उसका उस पर टैक्स नहीं होता, या उसको फाइनल ना लिखें। और फाइनल फिर इम्पोर्टर की या वो मैन्युफैक्चरर की नहीं है, बल्कि होल सप्लाई चेन की अभी हमने डिफाइन किया है, उनकी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब उसमें वो अबव देन एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन से भी ऊपर है कि हर एक की फाइनल डिस्चार्ज है, कोई सेल टैक्स का कोई टैक्स उस पर लगना ही नहीं। ठीक है, इसमें अगर ये समझा जाए कि ये जनरल है और वो स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक प्रिवेल्स ओवर द जनरल। दूसरी बात ये वो लेटर इन टाइम है, ये पहले का है, तो इसलिए लेटर इन टाइम प्रिवेल करता है ओवर द अर्लियर। ठीक है, जनरल स्पेसिफिक को तो हम नहीं करते क्योंकि ये भी चार्जिंग का पार्ट है, वो भी चार्जिंग का है, वो रिड्यूस भी रेट वाला है, ये एडिशनल टैक्स वाला है। तो क्योंकि उसमें जब ये सेक्शन आया था उस वक्त जो फाइनल डिस्चार्ज वाला वहाँ नहीं था, जब ये सेक्शन था, जैसे इंटरप्रेट कर लेते हैं, जब ये चार्ज वाला था, जो फर्दर टैक्स वाला था, उस वक्त 8 शेड्यूल रिड्यूस रेट वाला था, उसमें फाइनल डिस्चार्ज का कंसेप्ट नहीं था। जब फाइनल डिस्चार्ज आया है तो उसने इसको प्रीवेल कर गया। नॉर्मल रिड्यूस रेट होता तो इसने क्योंकि ये सेक्शन लग रहा है किस पे, इन एडिशन टू नॉर्मल स्टैंडर्ड पे, तो वो रिड्यूस रेट था, नॉर्मल से कम करता था, कम करके तो उस पर फिर ओरिजिनल स्टैंडर्ड पे भी ये लगता था, तो फिर आम रिड्यूस पे भी लगना चाहिए था, तो इसलिए था ये ना। तो अब वो जो उसको करके आगे फाइनल कर दिया, तो फाइनल के बाद फिर एक्स्ट्रा और उसकी गुंजाइश नहीं रहती। इवन दो ये ला है, लेकिन इंटरप्रिटेशन में फाइनल के ऊपर फिर इनकी बाकी चीज़ें, बाकी जितने भी 8 शेड्यूल हैं, 8 शेड्यूल के बाकी रिड्यूस रेट वाले हैं जो, उन पे ये लगेगा, क्योंकि वो नॉर्मल से कम है। नॉर्मल 17 है, वो 4, 5, 8 जितने भी हैं कम रिड्यूस रेट हैं। और नॉर्मल के इनपुट आउट या आर्म स्कीम के तहत चलते हैं, वो उनमें चेन सारी फाइनल डिस्चार्ज नहीं, इसमें सारी चेन जो है वो फाइनल डिस्चार्ज उसकी लायबिलिटी है और डीमिंग प्रोविजन से दी गई है। अदरवाइज उनका टैक्स उन पे लगता है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि चेन सप्लाई चेन की है, तो इसमें डीमिंग वैसे भी हमने कहा था स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट होगा। उसका पर्पज़ जो है, पर्पज़ कौन से लोग होंगे, किन के दरमियान होगा, पर्पज़ असेंटेन किया जाएगा, कैरी इनटू कंक्लूजन किया जाएगा और प्रॉपर्ली उसका अफेक्ट दिया जाएगा। और लेजिस्लेटर के पास पावर हैं कि जो चाहे, जो अगर जो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करते उसको भी ज्यूम कर ले, इवन दो उन्होंने टैक्स नहीं दिया हुआ, लेकिन लेजिस्लेटर ने ज्यूम कर लिया कि उनकी फाइनल डिस्चार्ज लायबिलिटी है होलसेलर, डीलर और रिटेलर की। इसी तरह कोई फैक्ट को या डेफिनेशन को, किन चीज़ों को लेजिस्लेटर जो है इवेंट हैपनिंग नॉन हैपनिंग को ज्यूम कर सकता है, और उसने ज्यूम कर लिया कि उनकी ये फाइनल डिस्चार्ज है। इवन दो उन्होंने टैक्स नहीं दिया, इम्पोर्टर ने या मैन्युफैक्चरर ने दे दिया, तो सब ने समझे दे दिया, तो इट मीन सब ने दे दिया, फिर वो उस पर टैक्स नहीं लगना। ठीक है जी, वो एक टैक्स की बात नहीं की, फाइनल डिस्चार्ज का है, या तो कहा फाइनल डिस्चार्ज ये वाला है तो उसमें दूसरे टैक्स नहीं है, ऑल टैक्स जो है उसमें है। तो इसलिए ये इंटरप्रिटेशन है, कोड डिटरमिन करेगा। तो इसी तरह आपका एक्स्ट्रा टैक्स है वो है, इस तरह वैल्यू एडिशन तो मिनिमम टैक्स है। अब मिनिमम वो वैल्यू एडिशन जो है वो भी पहले का है, उसमें 7 पढ़े बेटा, 7 है। अगर एक फाइनल है तो वो 3 तो नहीं लगना चाहिए, वो 3 भी लगना है तो इसका पर्पस डिफीट हो जाएगा, नहीं तो इसको फिर 4 रख लेते, 3 वो शामिल कर लेते। इस अमेंडमेंट से पहले जब ये 5th शेड्यूल में थी ये फार्मा प्रोडक्ट्स, तो तब इस पे फर्दर टैक्स नहीं था। हाँ,
जब ये 5th शेड्यूल में फॉल कर रही थी अंडर सीरियल नंबर 19 फार्मा प्रोडक्ट्स, उसमें अंडर SRO 648 एक्सक्लूड कर दिया गया था। हाँ, उसमें से अभी हम उसमें एक तो इसे इंटरप्रिटेशन से पहले जो फर्दर टैक्स है उसमें फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर भी है। अगर इस वक्त इस इंटरप्रिटेशन को या इसको करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल को वहाँ डाल सकती है। तो दूसरी इसमें पहले जैसे स्टील डला हुआ है, वो फाइनल कंज्यूमर को आप बेच रहे हैं तो वो डला हुआ है, और चीज़ें डली हुई हैं, तो वहाँ देखें बेटा ऐसा लेटेस्ट डाउनलोड है ना, ये पुराना होगा पहले वाला, ये किताब में देखे ना। क्योंकि बेसिकली ये अभी आए हैं, बेसिकली इस हारों में, क्योंकि जब एग्जम्पशन थी तो एग्जम्पशन में इसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर वो जो ज़ीरो रेटिंग आया है, तो ज़ीरो रेटिंग आया ही थोड़े दिनों के लिए, तो इन द मीन वाइल भी ऐसा नहीं अमेंड हुआ, ठीक है। तो जीरो रेटिंग का तो वो होगा सर, 5th शेड्यूल डाला हुआ है, 5th शेड्यूल है इसमें से। मुकम्मल फिफ्थ बुक देखनी पड़ेगी, देख तो ये मुकम्मल नहीं है, किधर? देखनी पड़ेगी, वो उसमें 17-18 एंट्री आ रही है। या तो ये है सीरियल नंबर इसका था मेरे पास, ये है मतलब 10 है सप्लाई कवर्ड अंडर दी 5th शेड्यूल है किधर? 72 वाली फिफ्थ कवर था, हाँ 5th में भी नहीं लगता था, ठीक है जी। तो अब 8th का इस एंट्री को डालेंगे तो फिर क्लियर जी। दूसरी इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि वो दूसरी है कि क्योंकि इसमें लगता है, क्योंकि इसमें सब सेक्शन 2 जो है आप 3 का ऐड किया हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है, फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो इसमें डाल सकती है, उसको अगर ये बेनिफिट देना है तो इसमें से डाल के उसको निकाल सकती है, क्लियर। उसके बाद 7E levy and collection of tax on the specified goods on value addition, notwithstanding anything contained in this act or the rule made thereunder, the federal government may specify by notification that sale tax charge on the supply of goods such description class with the limitation accession levied collected difference between value of addition and required and supply goods either in same state or further state as supply. Notwithstanding anything, these are rules in respect of goods or classes of goods specified in 12 schedule minimum value addition tax against the value addition by the registered person shall be payable at the rate and by the registered person on the specified therein, subject to condition, limitation, restoration procedure specified therein. Provided for number may through notification the official amend any provision third schedule. Clear? तो थर्ड वो देख लेते हैं, थर्ड शेड्यूल जो है 12 शेड्यूल। 12 शेड्यूल में जो भी आप फिनिश प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक नया आइटम आया है, क्योंकि पहले तो ये एग्जाम्प्ट था, तो एग्जाम्प्ट में वो नहीं लगता था, तो अब इसकी एंट्री उधर से एक्सक्लूजन करना पड़ेगी। वैसे अगर फाइनल प्रोडक्ट ऑल इम्पोर्टेड गुड्स सब्जेक्ट टू एक्सक्लूजन एंड इन कंडीशंस प्रोसीजर गिवन आफ्टर टेबल, तो 3% नीचे। द सेल टैक्स ऑन का मिनिमम वैल्यू एडिशन एज पेबल अंडर दिस schedule reduced value addition shall be levied at import stage from the importer on all taxable goods as are charged to tax under section 3 or any notification issued thereunder at the time table in addition to tax chargeable under section 3 or notification issued therein। तो वो टैक्स जो है अंडर सेक्शन 3 चार्ज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये उस पर वैल्यू एडिशन इस वक्त तक तो लगता है। द वैल्यू एडिशन शैल नॉट बी चार्ज ऑन, तो यहाँ उसको एक्सक्लूड चैप्टर 13 अगर इस जैसे ये एक्सक्लूड किए हुए हैं, यहाँ अगर वो उसकी एक्सक्लूजन होगी तो फिर नहीं लगेगा, क्योंकि पहले तो एग्जम्पशन थी तो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, या ज़ीरो रेटिंग थी तो ज़रूरत नहीं थी, तो अब इसमें डालना पड़ेगा। द वैल्यू एडिशन रॉ मटीरियल एंड इंटरमीडिएट गुड्स इम्पोर्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर इन हाउस कंजम्पशन, अगर आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इम्पोर्ट करते हैं तो फिर तो इसमें आपने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर तो नहीं लगेगा, वैल्यू एडिशन भी नहीं होगा और 1% तक होगा। और इसी तरह रॉ मटीरियल वो एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर भी नहीं लगेगा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो तो हाँ कमर्शियल अगर आप इम्पोर्ट करके ड्रग इम्पोर्ट करके आगे बेचते हैं या हाँ कोई बेचे, हाँ या इंग्रेडिएंट ही इम्पोर्ट करके आगे बेचे तो फिर उस पर लगेगा आगे पीटीसी, या यहाँ नहीं। अच्छा चैप्टर 30 में होगा तो फिर नीचे पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉलोइंग इन सर्टेन, ये वो है
ये जिस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट है सेक्शन, इधर चैप्टर 30 डाल दें वो फार्मास्यूटिकल वाला, तो वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। लेकिन सर उसमें ऊपर सिर्फ मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है, क्या इंपोर्टर नहीं लिखा उसने, ये जो ऊपर वाली एक्सक्लूजन है। कमर्शियल पोर्टल को देना वो मतलब ऊपर दे आया है ना, ये तो एक्सक्लूजन है। जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके रॉ मटेरियल ही भेज दे, हाँ उसकी एक्सक्लूजन इसमें वन में नहीं आ रही। क्या ये तो है ही नहीं ना उसके लिए ना, जो खुद अपने लिए इंपोर्ट कर रहा है वो ये इन हाउस है ना, इन हाउस कंजम्पशन, वो भी वैल्यू इन हाउस। तो फिर जो बंदा टॉल मैन्युफैक्चरिंग करवाएगा उसके भी वो तो लोकल है भाई। अब मटेरियल लिया, इंपोर्ट किया वो तो वो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, अब इन हाउस को फिर डिफाइन करा गएगा, फैसिलिटी अपनी होनी चाहिए कि ठीक है ना। पहली बात है, अब इन हाउस और चीज़ है, इन हाउस भी आपकी अपनी फैसिलिटी है, वो मैन्युफैक्चरर तो आप हैं, लेकिन इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं ये एक अलग है। आप इन हाउस तो नहीं है, आपकी तो कोई फैक्ट्री नहीं है, आप तो एक किस्म का बाय करते किसी उसकी इन हाउस है, वो इंपोर्ट करेगा जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसके लिए ये फैसिलिटी होगी। आपके लिए टॉल मैन्युफैक्चर वाले के लिए, जो वेंडर है करवाता है उसके लिए नहीं होगी। रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट इंपोर्टेड बाय मैन्युफैक्चरर फॉर इन हाउस कंजम्पशन, इन हाउस अपनी फैक्ट्री है वहीं उसने यूज़ करना है। जस्ट मैन्युफैक्चरर लिखा होता, फॉर इन हाउस ना होता तो फिर वो मिल जानी थी, अब वो आपकी इन हाउस कंजम्पशन के लिए फिर नहीं मिली। और ये वाले हेडिंग है नीचे, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है रजिस्टर प्रोवाइड, इसमें फार्मास्यूटिकल्स की पहले ज़रूरत नहीं थी, 3rd शेड्यूल है। हाँ ठीक है जी। तो वैल्यू एडिशन जो है, मिनिमम टैक्स जो है वो इंपोर्ट पे लगना है, लेकिन फाइनल से जब कंपैरिजन करेंगे तो अगर हम एक सेक्शन 113 को भी देखें तो वहाँ भी मिनिमम टैक्स जब लगता है तो और उसमें फाइनल टैक्स पूरी की पूरी इवन टर्नओवर की डेफिनेशन से ही एक्सक्लूडेड है। वो इसीलिए कि थ्रू आउट जो अलाई काटन है उससे कैपेसिटी टैक्स, फाइनल टैक्स रजीम जिसका नाम अल्टरनेटिव फाइनल टैक्स रजीम होता था या FTR होता था, तो उस रजीम में वो नॉर्मल और दोनों शुरू में हमने पढ़ा दोनों इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो अब उस टैक्सेशन में फिर दूसरे टैक्सेशन नहीं लगते। तो इसलिए मिनिमम ये रजीम जो है इन एडिशन टू फाइनल टैक्स रजीम नहीं हो सकती। जैसे एक चीज़ फाइनल है तो उसमें फिर मिनिमम उस पर फिर मिनिमम का अप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ अभी तक लॉ में एग्जम्पशन नहीं है, यहाँ नहीं दी गई, डिपार्टमेंट या वो करेगा, लेकिन ये कोर्ट मैटर होगा, कोर्ट फिर देखते हैं क्या डिसाइड करता है किस तरह का। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम हाज़रीन का, और ख़ुसूसी शुक्रगुज़ार हूँ सर मंशा सुखेरा साहब का, जिन्होंने हमें तफसील से फार्मास्यूटिकल के हवाले से जो सेल टैक्स की अमेंडमेंट है इन पर रोशनी डाली। जो सम अप सर की बात का है कि जो 1% सेल टैक्स हमारा 8 शेड्यूल के तहत जो हमने पे करना है इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर ने, वो उसकी पूरी सप्लाई चेन के लिए फ़ाइनल टैक्स है। जो इस टाइम वाहिद कमी इस सारी बात के अंदर है कि जो सेल टैक्स रिटर्न है उसके अंदर इसकी एंट्री किस तरह होनी है, वो अभी प्रॉपर इस एंट्री को वहाँ पे इनकॉर्पोरेट 8 शेड्यूल के साथ अभी नहीं किया गया। जो करना कैसे करनी वो क्योंकि मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर के लिए तो दिक्कत नहीं है, वो तो 1% करके अपनी सेल डाल देगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर के लिए, सप्लाई चेन के लिए उसके मतलब कोई रूल्स, कोई चीज़ें, वो सारी फर्दर टैक्स के ऊपर सर ने अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दी कि इसके ऊपर फर्दर टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये फाइनल टैक्स लायबिलिटी है, लेटर ऑन टैक्स है, चूँकि चार्जिंग सेक्शन है, 2 इंटरप्रिटेशन भी होंगी तो फेवरेबल टू टैक्स पेयर होंगी, तो इसलिए इसको नोटिफिकेशन करे या इसकी प्रॉपर वजाहत कर दे। जो वैल्यू एडिशन टैक्स है उसके ऊपर हमने देखा कि ये चूँकि इंडिपेंडेंट सेक्शन है और वहाँ पे इसको अगर इन हाउस हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमें एक्सक्लूजन मिलेगा वैल्यू एडिशन टैक्स से, अदरवाइज़ हमें इसके ऊपर वैट जो है वो पे करना पड़ेगा। सर इस पे वैसे नॉर्मली जो भी इंपोर्ट पे देखा जा रहा है कि वो लगा रहे हैं, वो वसूल कर रहे हैं। लगा तो रहे, लेकिन जब हम उन्होंने कह दिया कि 1% इंपोर्ट पे देते तो फाइनल है, तो उसमें फिर 3% एडिशनल क्यों है? वेल सर इस पे हाई कोर्ट रिट करेंगे, फिर वहाँ से कोर्ट का डिसीजन। इंपोर्टर पे 1% फाइनल है जी, आप फिर उस पे 3% और लगाना जी। फाइनल तो ना रहा, फाइनल तो डिफीट हो गया। सर वही बात है कि इसके ऊपर मज़ीद अभी उम्मीद रखते हैं कि FBR इसको क्लैरिफाई करेगा, इस पर रेलिवेंट नोटिफिकेशन SROs जारी करेगा,
नहीं तो वकला के लिए कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, तो अकॉर्डिंगली देखेंगे क्या निकलता है सर इससे। बहुत शुक्रिया फाइनल का वर्ड देखें सर। तो आज की इसके साथ हम अपना इसको कंक्लूड करते हैं। बहुत शुक्रिया। 92 में चंदा